रिलीजन की बात करेंगे ना, तो रिलीजन कई सारे उदय हुए, उसमें से दो इंपॉर्टेंट रिलीजन निकल के आते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म। पहले तो एक ट्राइब रह रही है, फिर कई सारी ट्राइब रह रही है, अब महाजनपद हो गया। अंग मगध काशी कोसल वज्र मल्ल चेती वत्स कुरु पांचाल सकवंती गांधार काम्बोज मत्स्य सुरुसेन। तो हम ये ऐसे महाजनपदों को पढ़ेंगे। इस काफी पूछा जाता था ब्राह्मण को, हर चीज में ब्राह्मण की रिक्वायरमेंट है, हर चीज ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बड़े पावरफुल हो रहे थे सोसाइटी में, वर्णा सिस्टम में ऊपर बैठे हुए थे। तो वैश्यास को लगता था कि यार हमारे पास इकोनॉमिक स्टेटस तो है, पैसा कमा रहे हैं, क्यों टैक्स कलेक्शन करना है, मर्चेंट काम कर रहे हैं, ट्रेड करते थे, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन सोसाइटी में सोशल स्टेटस नहीं है। दाव पे जान हम लगाते हैं, अपनी प्रजा की रक्षा हम करते हैं, लड़ाइयां हम लड़ते हैं, और हमारी पूछनी होती, हम भी नंबर 2 पे आते हैं। कि भाई ये नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक बूम हो रही है, अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूम करना है तो एनिमल सैक्रिफाइस रोकना पड़ेगा। कहते थे भाई एनिमल किलिंग शुड बी बैंड। जो गौतम बुद्ध थे उनका बर्थ कब हुआ? ही इज मैरिड एट द एज ऑफ जस्ट 16 ईयर्स। इनकी शादी हो 7 ईयर्स तक वो घूमते रहे कि क्या है सही नॉलेज, आदमी क्यों जिंदा हो रहा है, क्यों मर रहा है, देयर सो मेनी क्वेश्चंस उनके दिमाग में। तो हाय एवरीवन, नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से चैनल पर पीडब्ल्यू ओनली इस प्रारंभ। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। दोस्तों आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं और ये बात करेगा जैनिज्म और बुद्धिज्म की। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स देख लिए होंगे और आप लोगों को मजा भी आया होगा, और मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं तो उससे मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है, और आप मुझे एक्चुअली पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, आपकी स्ट्रीक फॉलो हो रही है कि नहीं। और कहीं कोई इशू हुआ करे तो आप उसको वहां मेंशन भी किया करिए, है ना। कभी अच्छा भी लगा करे तो वो भी बताया करिए, यार हम भी इंसान ही है ना। और आप लोग के अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो इससे बड़ी जीत हमारे लिए कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म की। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। इस सेशन का जो पीडीएफ है दोस्तों, एज ऑलवेज पिछले 3 लेक्चर की तरह, वो आपको इस फ्री बैच में आप जाके एनरोल कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना। यूपीएससी एनसीईआरटी कंप्लीटली फ्री सीरीज जो आपकी है, ये आप ऐसे यहां पर सर्च कर सकते हैं यूपीएससी एनसीईआरटी करके। तो पूरे सारे पीडीएफ जो है वो आपको यहां मिल जाएंगे, सिस्टमैटिक फॉर्म में सारे पीडीएफ होंगे, खोजना नहीं पड़ेगा, है ना। ऐप पे नहीं जा पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो सीधे आपको ऐप पे डायरेक्ट कर देगा, वहां से आप जाके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ आपको जुड़ना है तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आके आप इसको स्कैन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ यूपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मैं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपने आज के सेशन को, और चलिए आइए बात करते हैं क्या क्या चीजें जो है हम लोग अभी तक यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा फॉलो बैक करेंगे, फॉलो अप करेंगे क्या क्या हो चुका था, और उसको हम लोग थोड़ा कनेक्ट करेंगे आज के लेक्चर से, एज ऑलवेज से, कि मेरी हमेशा से ये हैबिट होती है कि चीजों को कनेक्ट करके पढ़ाना। तो हम लोग अभी तक क्या देख चुके हैं सर? हम लोग देख चुके हैं सर स्टोन एज हमारा जो है ये हो चुका था, हम लोग ने स्टोन एज कवर किया सर। उसके बाद का जो एज है दैट इज कॉपर एज, हम लोग ने कॉपर एज को भी सर यहाँ पर कवर कर लिया था, राइट सर। इसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज, तो वो भी हम लोग देख चुके हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। फिर उसके बाद सर आया हमारा कौन सा, हमारा आया आयरन एज, है ना, हमारा आया आयरन एज। तो ये हम लोग जो है इतना यहाँ पर अभी तक डिस्कस कर चुके थे, राइट। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार देखते हैं कि हमने इनमें क्या क्या कवर किया था। तो स्टोन एज के अंदर हमने 3 पार्ट्स देखे थे, पैलियोलिथिक जिसके भी हमने 3 पार्ट्स देखे थे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, राइट। वो सब चीजें आपको ध्यान होगी। देन उसके बाद आया था मीजोलिथिक, देन उसके बाद आया था नियोलिथिक, राइट। तो ये स्टोन एज थी। इंसान के बारे में, इंसान का ह्यूमन एवोल्यूशन जो हो रहा है, हमको जानकारी मिलती है कि उसके टूल्स के थ्रू, है ना। वो कहाँ रह रहा है, केव्स में रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये सब पता है, हमको पता चली। ठीक है, फिर उसके बाद हम आए कॉपर एज में, यानी कि हमको पता चला कि इंसान को जो पहला जो मेटल पता चलता है, इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, वो थी कॉपर की। तो फिर उसने कॉपर की भी चीजें बनाना स्टार्ट कर दी। चाल्कोलिथिक, चाल्को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो उसने फिर कॉपर और स्टोन के यहाँ पर टूल्स बनाना शुरू कर दिए। लेकिन बहुत बड़ा चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? कॉपर इतना कोई बहुत हार्ड मेटल नहीं है कि वो दुनिया में उनका कुछ मतलब उनका रंग बदल दे, है ना, या फिर उनके लिए कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। देन उसके बाद हमने कहा कि ब्रॉन्ज एज। लेकिन जब क्या हुआ कि ब्रॉन्ज एज हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होती है, तो उन लोगों को बड़ी अच्छी नॉलेज थी टेक्नोलॉजी की। तो उन्होंने क्या किया, उनको कॉपर की नॉलेज हो चुकी थी, भाई भारत में मिल रहा है, खेतरी माइंस, और वो टिन वगैरह अफगानिस्तान से ले आते थे, तो उन्होंने ब्रॉन्ज बना लिया। ये आपकी ब्रॉन्ज एज थी, इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, है ना। ये हमने डिस्कस किया था, कहा था कि 1700 बीसी के आसपास तक ये सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं 1500 बीसी के आसपास, यानी कि जब आयरन एज शुरू होती है, तो ये 1500 बीसी के आसपास हमने देखा कि शुरू होती है, और ये जाती है लगभग कहां तक, 600 बीसी तक हमें ये देखने को मिलती है। तो लास्ट वाले एज में हमने इसकी बात करी थी, और इसी पीरियड को हम लोग क्या, वी कॉल इट एज द वैदिक एज। हम लोग इसी को वैदिक पीरियड भी कहते हैं, इसको वैदिक एज भी कह रहे थे। वाई? बिकॉज इस पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको वेद के थ्रू मिल रही थी। याद करिए, हाँ सर याद आ रहा है। और मैंने कहा था कि इस वैदिक एज को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट।
एक मैंने कहा था कि सर एक तो हो जाएगी 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, ये आपका 1000 बीसी हो गया, ये आपका 1000 बीसी हो गया, ठीक है। तो एक तो पीरियड हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला एक हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, एक हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो फेज है, ये जो फेज है, ये अलग अलग फेज था। डिवाइडिंग लाइन इज 1000 बीसी। इस फेज को क्या बोलते हैं? ऋग्वेदिक पीरियड। इस फेज को क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड। रीजन मैंने आपको बता दिया था कि भाई 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हो गई, तो चीजें पलट गई थी। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी। देखिए, हम बात करेंगे ऋग्वेदिक पीरियड की, हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की कहानी जो शुरू हो रही है वो इसी से कनेक्टेड होगी। यहीं से मैंने आपको बोला है, मेरे सारे लेक्चर कनेक्टेड होंगे, पहले ही बता रहा हूं, कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि ये कहां से आ गया, ये कैसे हो गया। यही सबसे खूबसूरत बात होगी इस सीरीज की। देखिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक पीरियड की। तो मैंने आपको इसकी इकोनॉमी के बारे में बताया था। इकोनॉमी कैसी थी सर? पास्टोरल इकोनॉमी थी, ठीक बात है, पास्टोरल इकोनॉमी थी। सर पॉलिटी कैसी थी? पॉलिटी सर जना थी। जना, लोग क्या रह रहे थे? लोग ट्राइब्स में रह रहे थे, है ना, लोग जना जना में रहते थे। फिर मैंने बताया कि भाई सर इनका जो सोसाइटी है वो ट्राइबल है ना, लोग जो है एक कबीले में रहते हैं। देखो, जना का मतलब हो गया जन, लोग, पीपल, ठीक है, पीपल। वो लोग कैसे रहते हैं? ट्राइब में, जना ट्राइब में रह रहे हैं। सोसाइटी भी कैसी है? ट्राइबल है। पीपल आर लिविंग इन ट्राइब्स, सोसाइटी इज ट्राइबल, ठीक है। और फिर इसके बाद रिलीजन देखा था हमने। रिलीजन इज, लोग जो है नेचर वर्शिपर हैं, लोग जो है वो नेचर को वर्शिप करते हैं, नेचर को वो वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है। ये हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहां तक बात याद आ रही है? यस। अब इनके बीच का जो डिवाइडिंग लाइन था वो हम देख लिया है कि दैट इज 1000 बीसी, है ना। क्या हुआ? आयरन की डिस्कवरी हुई, चीजें चेंज हो गई। क्या हुआ था भाई? अब हुआ ये कि सर इकोनॉमी जो है वो पास्टोरल की जगह क्या हो गई? इकोनॉमी इज नाउ एग्रीकल्चरल, इकोनॉमी इज नाउ एग्रीकल्चरल, ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। तो पॉलिटी कैसे हो गई? पॉलिटी जना से हो गई जनपद, पॉलिटी जना से हो गई जनपद, बहुत बढ़िया। सोसाइटी क्या हो गई? सोसाइटी सर जो ट्राइबल थी अब वो क्लासिफाइड हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया सोसाइटी के अंदर। कैसा क्लासिफिकेशन? वर्णा सिस्टम, वर्णा सिस्टम आ गया, क्लासिफिकेशन हो गया सोसाइटी के अंदर, राइट। और फिर उसके बाद आपका रिलीजन, अब रिलीजन आ गया था वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन, वैदिक रिलीजन का मतलब मैंने बताया था कि वेद से निकला हुआ रिलीजन था। ब्राह्मणिकल डोमिनेशन हो रहा था, है ना, रिचुअल्स होने हैं, सैक्रिफाइसेस होने हैं, तो जगह जगह ब्राह्मण्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वही लोग थे जो वेद को पढ़ रहे थे, है ना, वही लोग सैक्रिफाइसेस कर रहे थे, तो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन हो गया, राइट। तो ये डोमिनेशन यहां पर वैदिक रिचुअल, वैदिक रिलीजन निकल के आया, और फिर इसी से निकल के आता है ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, और वहीं से फिर निकल के आएगा हिंदुइज्म, ठीक है। तो बेसिक बात यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इसके बाद का जो आज कहानी है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, राइट। इसके आगे 600 बीसी के बाद क्या हुआ, है ना, इतिहास में इसके बाद क्या हुआ भाई, कहानी तो चलेगी ना कि इसके बाद हुआ क्या भाई, इसके बाद क्या, व्हाट इज द सिनेरियो। देखिए, इस एज को जो 600 बीसी के बाद शुरू होगा, व्हाट आई विल कॉल इट एज, वी विल कॉल इट बाय टू नेम्स। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इट्स अ बुद्धा एज, इसको हम लोग बोल सकते हैं बुद्धा एज, ठीक है, बताता हूं क्यों। और इसको हम लोग या तो बोल सकते हैं महाजनपदास, महाजनपद एज, महाजनपदास एज, ठीक है, महाजनपदास। बेसिकली इसका क्या मतलब है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, लास्ट हमने एक लेक्चर कहां छोड़ा था? हमें लेक्चर छोड़ा था सर यहां पर, राइट। दिस वाज द लास्ट पॉइंट। रिलीजन कैसा था? वैदिक। मैंने बताया था कौन कौन से गॉड्स माइनर हो गए थे। लॉर्ड विष्णु नाउ इज अ मेजर गॉड नाउ, राइट। सब चीजें देखी थी हमने। तो कहानी यही है कि यहां से शुरू होगी कि अब इसके आगे अब रिलीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो रहा है यहां पर 600 बीसी में। तो अब रिलीजन क्या हो जाएगा, अब पॉलिटी क्या हो जाएगी, अब सोसाइटी क्या हो जाएगी, और अब इकोनॉमी क्या हो जाएगी। तो 600 बीसी में व्हाट इज द इकोनॉमी, व्हाट इज द पॉलिटी, व्हाट इज द सोसाइटी एंड व्हाट इज द रिलीजन। तो इसमें हम लोग जो नाम रखते हैं बुद्धा एज रखते हैं। वाई? क्योंकि जो रिलीजन की बात करेंगे ना, तो रिलीजन कई सारे उदय हुए, उसमें से दो इंपॉर्टेंट रिलीजन निकल के आते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो रिलीजन कैसा हो गया? बुद्धिज्म, जैनिज्म। मैं स्मॉल से लिख रहा हूं, बी और जे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है। पॉलिटी कैसी हो गई भाई? पहले लोग जना लोग रह रहे थे सिंगल सिंगल यूनिट्स में, अब जनपद हो गया। जनपद मतलब स्टेट सिस्टम कमिंग अप, कई सारे ट्राइब्स एक साथ रह रही हैं। पहले तो एक ट्राइब रह रही है, फिर कई सारी ट्राइब रह रही हैं, अब महाजनपद हो गया। कई सारे जनपद मिलेंगे तो महाजनपद बनेगा। पहले क्या हो रहा था? कई सारे जना मिलेंगे तो जनपद बन रहा था, अब कई सारे जनपद मिल जाएंगे तो महाजनपद बन जाएगा। तो पॉलिटी क्या हो जाएगी? महाजनपदा। इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इस बार अभी नहीं, इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा अगले लेक्चर का टॉपिक ही है महाजनपदास। तो व्हाट इज द इकोनॉमी एंड व्हाट इज द सोसाइटी, ये हम लोग जो है टाइम के साथ जो है यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी
कि अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 600 BC के बाद, वो आपका बुद्धा एज। अब आप कहोगे सर इसको जैना एज क्यों नहीं कहा? बोल सकते हो, है ना, बस हम उसको बुद्धा एज बोलते हैं। इतिहास की किताबों में आपको ये बुद्धा एज के नाम से जाना जाएगा, बुद्धिज्म जैनिज्म के नाम से लिखा होगा, महाजनपद का पीरियड बोला जाएगा। ठीक है, तो 600 BC के बाद कहानी डिफरेंट हो रही है। महाजनपद यानी कि आप समझ रहे हो कि महाजनपद मतलब कई सारे जनपद मिल रहे हैं, यानी कि कुछ सोसाइटी में जो पॉलिटी होगी बड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही होगी अब, है ना। तो यहीं पर महाजनपद आएंगे, अंग मगध काशी कौशल वज्र मल्ल चेती वत्स पुरु पांचाल सकवंती गांधार काम्बोज मत्स्य सुरुसेन। तो हम ये ऐसे महाजनपदों को पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में तो ये पीरियड होगा। चलिए शुरू करें अपने आज के सेशन को। तो हमारा जो कहानी होगी अब वो शुरू हो रही है इस जगह से, यहां छोड़ा था तो यहीं से शुरू होगी, फिर उसके बाद हम लोग यहां आएंगे, और जब ये पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ये और ये इसके साथ ही पढ़ रहे होंगे। चलिए तो भाई बात शुरू होती है हमारी। पहला जो टॉपिक होगा, पहला जो हेडिंग है वो ये कि सर ये राइज हुआ क्यों जैनिज्म बुद्धिज्म का? सवाल ये है, दिक्कत क्या आ गई थी ऐसी? तो प्लीज राइट हेडिंग राइज ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो बेसिकली जो रीजन था यहां बुद्धिज्म के राइज का, वही रीजन होगा जैनिज्म के राइज का। ठीक है, कोई अलग से रीजन नहीं। तो देखिए हुआ क्या, पहले समझिए, मैं आपको क्रक्स कर देता हूं, उसके बाद वी विल राइट इट डाउन, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो हुआ क्या, इस बात को तो आप एग्री कर रहे हो कि ठीक है वैदिक रिलीजन चल रहा था, तो हर चीज में रिचुअल्स हो रहे थे, कभी कुछ सैक्रिफाइसेस होने हैं। अब उसमें ब्राह्मण्स की यहाँ पर काफी पूछ हो गई थी, है ना, काफी पूछा जाता था ब्राह्मण्स को, हर चीज में ब्राह्मण की रिक्वायरमेंट है, हर चीज ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स बड़े पावरफुल हो रहे थे सोसाइटी में, वर्णा सिस्टम में ऊपर बैठे हुए थे। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब जो निचला तबके के लोग थे, है ना, जो नीचे थे, शूद्रास हैं, वैश्यास हैं, है ना, इवन क्षत्रियास भी हैं, ये लोग को बड़ा पेन होने लगा कि यार ये क्या बात है, सोसाइटी में एक ही आदमी को पूछा जाता है, एक ही आदमी की वैल्यू है, एक ही आदमी का डोमिनेशन चल रहा है, हमारा क्या? तो इस वजह से देखोगे कि ऐसे जो रिलीजन्स निकले जो बाकी लोगों को एड्रेस कर रहे थे, वो उनसे अट्रैक्ट हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देखिए कि अब ये ऐसे वैश्यास हैं, तो वैश्य जो है वो क्या करेगा भाई? वैश्य सोसाइटी में तीसरे नंबर पे आता है वर्ण सिस्टम में, ब्राह्मण क्षत्रियास वैश्यास। तो वैश्यास को लगता था कि यार हमारे पास इकोनॉमिक स्टेटस तो है, पैसा कमा रहे हैं, क्यों? टैक्स कलेक्शन करना है, मर्चेंट काम कर रहे हैं, ट्रेड करते थे, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन सोसाइटी में सोशल स्टेटस नहीं है। क्षत्रिय बोलते थे कि अरे दाव पे जान हम लगाते हैं, अपनी प्रजा की रक्षा हम करते हैं, लड़ाइयां हम लड़ते हैं, और हमारी पूछ नहीं होती, हम भी नंबर 2 पे आते हैं। राइट, ऐसे ही यहां पर शूद्रा थे कि हमको सबसे नीचे रखा जाता है, हमको सोसाइटी का बहुत अलग से हमको ट्रीट किया जाता है। तो ये लोगों के पेन पॉइंट्स थे, और अगर ऐसा कोई रिलीजन मिल जाए जो इनके लोगों के पेन पॉइंट्स को समझे और उनके हिसाब से बातें करे, तो शायद ये लोग बड़े खुश हो जाएंगे और उससे अट्रैक्ट भी होंगे। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म यही दो बातें, ऐसी सेक्ट से ऐसे रिलीजन उदय होके आए जो इन लोगों के अराउंड बातें कर रहे थे। एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि देयर वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट दिस ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। इस ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के खिलाफ रिएक्शन हुआ, एंड हेंस जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हुआ। तो एक्चुअली आप देखोगे तो ये जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो उदय हुआ है ना, ये ऐसा नहीं किसी विनिंग का हुआ, 62 ऐसे सेक्ट्स उदय हुए, और उसमें से दो इंपॉर्टेंट वंस जो थे, दो इंपॉर्टेंट वंस, वो हैं आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म, वो हैं आपके बुद्धिज्म और वो है आपका जैनिज्म। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके रीजंस को देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, और ये रीजंस जो है ये दोनों के लिए यहां पर फिट बैठेगा। चलिए बना लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं मुझे लगेगा ना जहां पर ओवर फैक्चुअल चीजें होंगी, तो वहां पर मैं आपको कभी सीरीज के अंदर चीजें ना लिख के ले आऊंगा, लिखा लिखाया ले आऊंगा, चार्ट बना के ले आऊंगा, है ना। उससे क्या होता है ना, हम टाइम बचा पाएंगे। अब जबरदस्ती कोई वो थोड़ी है कि हम 2 घंटे का लेक्चर करें। अगर वही चीज छोटी हो सकती है तो आप उसको स्टॉप करके लिख लीजिएगा, आपको रिवाइज करने में काम आएगा, है ना। सब बातें हो सकती है। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या रीजन था यहां पर डोमिनेशन का? देखिए पहला है, देखिएगा, सॉरी, पहला है राइज अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। पहला तो यही हो गया, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के खिलाफ, या फिर राइज नहीं, रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। ठीक है ना, ये किसका था? ये था रिएक्शन क्षत्रियों का। तो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ क्षत्रिय। जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग कह रहे थे कि भाई जान दाव पे हम लगाते हैं, प्रजा की रक्षा हम करते हैं, है ना, प्रजा को हर चीज की चीजें जो मिलनी है, उनका जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है हम फुलफिल करते हैं, दूसरे से हम लोग लड़ते हैं। तो भाई हमेशा ब्राह्मण का डोमिनेशन क्यों होना चाहिए? ब्राह्मण्स की उतनी पूछ क्यों होनी चाहिए? तो क्षत्रियों का रिएक्शन आ गया। क्षत्रियों ने कहा कि नहीं, हम इसको यहां पर थोड़ा सा
रिएक्ट करेंगे, हम नहीं मानेंगे इस चीज को। दिस इज द रीजन कि भाई ये क्षत्रिय अपना ऐसा रिएक्ट करेंगे, तो अब जाहिर सी बात है ऐसे रिलीजन की खोज होगी कि जो क्षत्रियों के फेवर में बोल रहा हो, राइट। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द रीजन फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? लिखिएगा, राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा इस पॉइंट को। राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब ये हुआ, देखो समझो इस बात को, कि लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि ब्राह्मण्स का डोमिनेशन है, यानी कि सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स हो रहे हैं, और वो सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स को करने के लिए ब्राह्मण्स ही इसको लिया, ब्राह्मण्स ही करते हैं उसको, ठीक है। अब सैक्रिफाइस होता है तो रिचुअल होता है, तो भाई एनिमल सैक्रिफाइस होगी, जानवरों की बलि होगी, अरे एनिमल को सैक्रिफाइस किया जाएगा, राइट। अब वही लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर चेंज, एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो चुकी है। याद करिए कि ऋग्वेदिक पीरियड में हम लोग यहां पर देख रहे थे कि सर ऋग्वेदिक पीरियड में इकोनॉमी इज पैस्टोरल, और लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी क्या हो गई है? एग्रीकल्चरल। अब सोसाइटी क्या है? एग्रीकल्चर है, यानी सोसाइटी में खेती स्टार्ट हो गई है। और वहीं पर आप देखोगे कि रिलीजन क्या है? ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, यानी कि रिचुअल्स हो रहे हैं, एनिमल सैक्रिफाइस भी हो रहा है। दो चीजें एक साथ कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर करना है तो खेत की प्लॉइंग कौन करेगा? हल कौन चलाएगा? जानवर चलाएंगे, राइट और रॉन्ग? भाई हल कौन चलाएगा? जानवर चलाएंगे। तो अगर आप जानवरों की सैक्रिफाइस करोगे तो हल कौन चलाएगा? और अगर हल नहीं चलेगा तो एग्रीकल्चर बूम नहीं करेगा, और एग्रीकल्चर बूम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अब अगर ये कह दिया गया, भाई ये रिएक्शन आया कि भाई ये नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बूम हो रही है, अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूम करना है तो एनिमल सैक्रिफाइस रोकना पड़ेगा। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म दो ऐसे रिलीजन्स थे उस वक्त जो एनिमल सैक्रिफाइस को मना करते थे, कहते थे भाई एनिमल किलिंग शुड बी बैंड, राइट। यही सब चीजें थी। तो सोचो यहां पर अगर जैनिज्म बुद्धिज्म ऐसी बात बोल रहे हैं कि एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए, तो ये जाहिर सी बात है कि जो लोग एग्रीकल्चर के फेवर में थे, जो लोग एग्रीकल्चर को बूम करना चाहते होंगे, वो लोग जैनिज्म बुद्धिज्म से अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या बात तो सही कह रहे हैं ये लोग, है ना? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर एग्रीकल्चर को बूम करना है तो खेती कौन करेगा? प्लॉइंग कौन करेगा? जानवर करेंगे, और जानवर को मार दोगे, अगर एनिमल सैक्रिफाइस करोगे तो एग्रीकल्चर कैसे होगा? ये यहां पर बात थी। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। तो राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, अगर आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमी को ग्रो करना है, अगर आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना है, अगर आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इसका मतलब क्या था कि आपको एनिमल सैक्रिफाइस को रोकना होगा, एनिमल सैक्रिफाइस को रोकना होगा, राइट। ये बात समझ में आ गया। तो ऐसा धर्म जो इनकी बात कर रहा था वो जैनिज्म बुद्धिज्म थे। नंबर 3, अब देखिए वैश्यास की बात करेंगे हम लोग। अब वैश्यास कौन है? बेसिकली वैश्यास आप देखिए, ये ट्रेड कर रहे हैं, है ना? ये क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड इंक्रीज हो रहा है इनके टाइम पे, है ना? ये ट्रेड कर रहे हैं। सिटीज इसलिए फ्लरिश करने लग गए, शहर बनने लग गए, है ना? देखिए अब आप देखिए कैसे आगे कहानी बढ़ रही है, आपको समझ में आ रहा होगा इसमें, है ना? कैसे आगे बढ़ने लगी, यानी कि इस पीरियड में अब आप आ गए हो तो सिटीज फ्लरिश कर रहे हैं, ट्रेड फॉर्म होने लगा है, ट्रेड होने लगा है ना? वैश्यास मर्चेंट स्टेट, मर्चेंट हो गए, मर्चेंट हैं ये लोग, व्यापार कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आपके वैश्यास हैं ट्रेड कर रहे हैं, सिटीज फ्लरिश कर रहा है ना? इन मर्चेंट्स की एकदम बढ़िया से पैसा वैसा कमा रहे हैं, इन मर्चेंट्स की इनकम बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये था कि इनके पास इकोनॉमिक स्टेटस जबरदस्त था, पैसे की कमी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेचारों की मतलब इनको क्या था? इनके साथ ये था कि भाई हमारे पास सोशल स्टेटस नहीं है, ये इनका पेन पॉइंट है। पैसा है लेकिन सोसाइटी में वर्ण सिस्टम में नीचे आते हैं तीसरे नंबर पे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास। पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है, तीसरे नंबर पे आते हैं। अपर वर्णास के लिए काम कर रहे हैं और पैसा हमारे पास है। तो ये लोग, अगर जाहिर सी बात है ऐसे रिलीजन की उनको मिल जाएगा वैश्यास को, जो बात करेगा किसकी? इक्वालिटी की, जो बात करेगा इनके फेवर में, जो ट्रेड करना है। अब ट्रेड करना है इसका मतलब क्या होगा? एटमॉस्फेयर बड़ा पीसफुल होना चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म पीस की बात करते थे, है ना? वो पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात करते थे, राइट। तो ये रिलीजन मतलब कह रहे हैं कि भाई किसी को जानवर की किलिंग नहीं होगी, है ना? ये कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। और अगर वायलेंस नहीं होगा, जब वायलेंस नहीं होगा तभी तो ट्रेड होगा, तभी तो ट्रेड पॉसिबल है। अगर किसी जगह पे बहुत वायलेंस हो रहा है तो वहां पर ट्रेड कैसे हो पाएगा, है ना? ये सब बात समझ में आ रही है ना? तो वैश्यास के लिए बड़ा कंड्यूसिव थे जैनिज्म बुद्धिज्म, क्योंकि इनके फेवर में बातें हो रही थी, लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए, एनिमल किलिंग नहीं होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। जाहिर सी बात है ये सब चीजें वैश्यास के लिए बेटरमेंट करेंगी। तो इनके पास इकोनॉमिक स्टेटस था। अब कोई रिलीजन ऐसा हो जो उनको सोशल स्टेटस भी स्टेटस दे दे तो भाई इनकी बात बन जाएगी।
तो दे वर इन सर्च ऑफ सोशल स्टेटस। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप, ठीक है ना। नेक्स्ट डी पॉइंट, रिएक्शन अगेंस्ट ownership of reaction against ownership of private property, ownership of private property, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई आदमी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करता है तो वो थोड़ा अमीर हो जाएगा, कोई आदमी के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है वो गरीब रह जाएगा। सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी रह जाएगी वो इनइक्वालिटी ही सौरो बनती है, पेन पॉइंट बन जाती है कि अरे देखो उनके पास तो इतना ज्यादा पैसा है, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा वो दुखी बैठा रहता है कि देखो बहुत पैसा इनका, ऐसा करते हैं वो करते हैं, है ना, गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं, घर इतना बढ़िया है, राइट। तो ये बोला गया जैनिज्म बुद्धिज्म ने कि दे वर अगेंस्ट द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि कोई ओनरशिप ना रखे प्राइवेट प्रॉपर्टी की, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनरशिप मतलब ही क्या होता है, इनइक्वालिटी। सोसाइटी में क्या हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, और अगर इनइक्वालिटी है सोसाइटी में सौरो हो जाएगा, आदमी दुखी रहेगा। तो दिस इज द रीजन फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। फर्स्ट पॉइंट इज ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के खिलाफ रिएक्शन होना। क्यों रिएक्शन किसने किया, क्षत्रियाज ने। सेकंड इज कि भाई एग्रीकल्चर इकोनॉमी बूम कर रही है, तो एग्रीकल्चर तभी बूम करेगा जब आप एनिमल सैक्रिफाइस रोकोगे, क्योंकि वही लोग हैं जो फील्ड की प्लॉइंग करेंगे। थर्ड, वैश्याज, ट्रेड हो रहा है, सिटीज फ्लरिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेटस जबरदस्त है बट इनका सोशल स्टेटस नहीं है, वर्ण सिस्टम में नंबर 3 पे आते हैं। और नंबर 4, रिएक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको क्या रीजन है। यही रीजन था राइज ऑफ जैनिज्म और यही रीजन था राइज ऑफ बुद्धिज्म का, ठीक है। अगली हेडिंग आइए, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो पहले बुद्धिज्म के बारे में शुरू करेंगे दोस्तों। बुद्धिज्म हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, पहले हम लोग कुछ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहले हम एक इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म में, वी विल टॉक अबाउट द डॉक्ट्रिन्स, हम लोग इनकी डॉक्ट्रिन्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके कुछ फीचर्स की, इनके फीचर्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका कैसे स्प्रेड हुआ, बुद्धिज्म फैला कैसे, हम वो बात करेंगे, एंड देन उसके बाद विल टॉक अबाउट दैट डिक्लाइन, ये कैसे डिक्लाइन कर जाते हैं, हम ये इसकी बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। चलिए प्लीज गिव द हेडिंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। चलिए आगे आ गए, फर्स्ट पॉइंट। अब जरा इसको फॉलो करिएगा अच्छे से, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखिए, पहली बात करते हैं हम लोग, बर्थ की बात होगी। जो गौतम बुद्ध थे उनका बर्थ कब हुआ, 563 बीसी में उनका बर्थ होता है, ये बात ध्यान रखिए। इनके फादर और इनके मदर के बारे में बताऊं अगर, तो फादर कौन है, शुद्धोदन, मदर महामाया, कहीं कहीं आपको माया भी लिखा मिलेगा। तो इनसे जो बच्चा हुआ या इनसे जो चाइल्ड हुआ, ही इज बेसिकली सिद्धार्थ गौतम, ही इज नो अदर देन सिद्धार्थ गौतम, इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। इन्हीं को आगे चल के हम लोग गौतम बुद्ध बोलेंगे, है ना, इन्हीं को आगे चल के हम लोग गौतम बुद्ध बोलेंगे। तो आई थिंक दिस इज नाउ परफेक्ट, नाउ इतना आपको बात समझ में आ गया। 563 बीसी में इनका यहां पर क्या होता है, बर्थ होता है। चलिए अब क्या हुआ कि जो इनके फादर थे ना शुद्धोदन, तो बेसिकली अब यहाँ पर कुछ उन्होंने कुछ फंक्शन घर में करवाया होगा, ठीक है। तो कई सारे ज्योतिषी भी आए थे और हर ज्योतिषी जो है बता रहा था कि अच्छा लड़का ये करेगा, लड़का ऐसा बनेगा, कोई कहेगा लड़का जो है आईएएस बनेगा, राइट। करते करते एक यहाँ पर थे जो बेसिकली ज्योतिष थे, जिन्होंने कहा कि लड़का सन्यासी हो जाएगा। इस चीज को लेकर जो उनके फादर थे, बड़ा उनको टेंशन होती थी अपने बच्चे को लेकर, यानी सिद्धार्थ गौतम को लेकर, और वो अपने बच्चे को इस चीज से दूर रखना चाहते थे कि ऐसा कभी ना हो। और इसलिए वो उन्होंने उसको पूरी सारी खुशियां देने की कोशिश करी कि ऐसा कहीं भी कुछ ना हो कि भाई वो जो है सन्यासी हो जाए। एंड यू विल फाइंड कि इनकी शादी भी करवा दी जाती है, ठीक है। सो ही इज मैरिड एट द एज ऑफ जस्ट 16 ईयर्स, इनकी शादी हो गई, बर्थ एंड देन मैरिड एट 16 ईयर्स ऑफ एज।
16 ईयर्स की एज पर इनकी शादी हो गई। किससे? यशोधरा से। यशोधरा से शादी हो गई और जो लड़का हुआ उसका नाम था राहुल। राहुल, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो ना शादी भी हो गई। अब क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने अपने फादर से पूछा कि मैं थोड़ा महल के बाद घूमने जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है फाइन, घूम आओ। तो बेसिकली अब वो निकले अपने घर से बाहर, तो उनका जो है यहाँ पर जो चैरिटर था, जो बग्घी चला रहा था, ये वॉज चन्ना, उसका नाम था चन्ना, और जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक, घोड़े का नाम था कंथक, ठीक है। तो अब उनकी लाइफ में यहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, है ना, ये आप लोगों ने कहानियां सुनी भी होंगी, है ना, कुछ इवेंट्स हुए उनके लाइफ में, और वो इवेंट जो है उनको यहाँ पर बड़ा मूव कर देते हैं, बड़ा उनको शॉक करते हैं। तो देखो क्या कि जब वो निकलते हैं अपने घर से, तो यू विल फाइंड कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। जैसे पहले उनकी नजर जो है एक ओल्ड मैन पे पड़ी। तो जब ओल्ड मैन पर नजर पड़ी तो सिद्धार्थ गौतम ने पूछा चन्ना से, अपने चैरिटर से, भाई ये वो आदमी इतना, ये कैसे बाल सफेद ऐसे, क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि साहब ये देखिए, ये ऐसा हर आदमी के साथ होगा। हर आदमी वृद्ध जब अवस्था में आएगा, जब बूढ़ा हो जाएगा, तो उसके बाल सफेद हो जाएंगे, बड़ा कमजोर हो जाएगा। इस तरह की बातें जो है उन्होंने बताई, ठीक है। उन्होंने बताई कि भाई वो आदमी बुढ़ा हो जाएगा और वृद्ध हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये चीज सिद्धार्थ गौतम ने देखा। सिद्धार्थ गौतम बड़े यहाँ पर वो हो गए कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, आदमी यहाँ पर वाइट, उसके बाल भी सफेद हो जाएंगे, वो आदमी कभी कमजोर भी हो जाएगा। तो सोचा कि यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़े, तो उनको यहाँ पर नजर पड़ी, जो नजर पड़ी वो पड़ी एक सिक मैन के ऊपर। आदमी बीमार था, सिक मैन। तो फिर पूछा उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि आदमी जो है बीमार है और बड़ी तकलीफ में है, इस वक्त बीमार हालात में है। तो ये बात फिर सिद्धार्थ गौतम को लगी कि अरे एक बार तो ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मेरे पेरेंट्स भी बीमार हो सकते हैं, मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ, मुझे भी तकलीफ हो सकती है। तो बड़ा मूव हुए कि ये तो बड़ी वैसी चीज है। फिर आगे बढ़े तो थोड़ा सा ना मैं इसको नीचे करके लिखता हूँ, जगह नहीं है वहां पर। तो पहले तो इनको सिक मैन, और फिर उसके बाद आगे बढ़े तो उनको डेड पर्सन मिला, एक डेड व्यक्ति। तो फिर उन्होंने चन्ना से पूछा कि भाई ये आदमी कौन है जो लेटा हुआ है? तो उन्होंने कहा साहब ये आदमी मर चुका है और अभी ये दुनिया से जा चुका है। तो इस चीज को सुनकर सिद्धार्थ गौतम फिर से बड़े मूव्ड हुए कि अरे ये तो मेरे साथ भी कभी हो सकता है, मेरे पेरेंट्स भी कभी मुझसे छोड़ के चले जाएंगे। तो बड़ी उनको और धक्का लगा कि यार ये तो बड़ी खराब, मतलब ऐसी बात है कि जो कि कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने, उनको पता भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। ही वॉज वेरी मच मूव्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़े तो उनको एक यहाँ पर सेज मिला, और सेज जो था ये बड़ी ही यहाँ पर शांति से, बिना उसके माथे पे कोई शिकन भी नहीं थी, कुछ नहीं था, और वो बड़े ही यहाँ पर आराम से बैठ के, यहाँ पर सेज जो एक मुद्रा में बैठा हुआ था, है ना, वो बढ़िया आराम से जो है वो बैठ के अपना ध्यान लगा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है, इस आदमी के तो माथे पे शिकन भी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये आदमी जो है एक ऐसे जो है ये सेज है, और ये जो है ध्यान लगाए हुए है, और इस दुनिया को उसने त्याग दिया है ना, और ये आदमी बैठ के आराम से सुकून से अपना जीवन बिता रहा है। ये जो दुनियावी चीजें हैं इससे ऊपर उठ चुका है, इसमें लोभ नहीं है इसका। तो ये बात सिद्धार्थ गौतम को बड़ी हिट करी कि अच्छा, मतलब अगर ऐसे आदमी जो है जो इस दुनिया से ऊपर उठ चुका है, देखो उसका कोई कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं था, उसकी कोई लोभ नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, ये सब बातें उनके दिमाग में आई। तो बेसिकली ये सब बातें वो सोच रहे थे, और जो उनके फादर का डर था कि लड़का कहीं ऐसा सन्यासी ना बन जाए, तो अल्टीमेटली यहां पर देखो कि हुआ यही। फिर उसके बाद यू विल फाइंड कि वो अपने दुनिया को, मतलब वो अपने घर को छोड़ देते हैं। तो एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, 29 ईयर्स की एज पे, एट 29 ईयर्स एज, वो वर्ल्ड को रिनाउंस कर देते हैं, वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया। और फिर उसके बाद वो कम से कम 7 साल तक घूमते रहे इन सर्च ऑफ नॉलेज। 7 ईयर्स तक वो घूमते रहे कि क्या है सही नॉलेज, आदमी क्यों जिंदा हो रहा है, क्यों मर रहा है, दस सो मेनी क्वेश्चन उनके दिमाग में। आदमी दुख क्यों है, खुशी क्या होती है, सुख क्या होता है, ये सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर ही सोचते सोचते, कई लोगों से इस बीच वो मुलाकात भी हुई उनकी, कई सारे लोगों से मिले भी वो, ठीक है। 79 ईयर्स की एज के 7 ईयर घूमने के बाद वो पहुंचते हैं कहाँ, बोध गया। और बोध गया जब पहुंचे तो वहां पर अब वो एक, मतलब वहां पर उन्होंने योगा करना, मतलब उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। तो वो कहां पहुंचे, बोध गया पहुंचे, बोध गया पहुंचे, ठीक है। बोध गया पहुंचने के बाद अब वो 49 डेज तक, यहीं से आप देखोगे 49 डेज तक वो मेडिटेशन करते रहे, वो 49 डेज तक मेडिटेशन करते रहे। और इस 49 डेज के बाद उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। इस 49 डेज के बाद यू विल फाइंड कि उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है।
इसलिए ये जो इवेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट। मैं नीचे लिख देता हूं उसको। और जब ये एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई तो इसी के बाद उनको बोला गया बुद्धा, है ना, द एनलाइटन वन, है ना, यहीं पर बोला गया एनलाइटन वन, ही इज कॉल्ड एज द एनलाइटेंड वन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, और ये ऑब्वियसली इनको पीपल के पेड़ के नीचे या बोधि ट्री जो भी आप बोलते हैं, ये इनको यहां पर एनलाइटनमेंट मिला। एनलाइटनमेंट मिल गया तो उसके बाद उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, पहला लेक्चर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट सरमन ये उन्होंने कहां पर दिया? फर्स्ट सरमन ही गेव एट सारनाथ, ही गेव एट सारनाथ। और इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र चक्र धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, क्लियर हो गया। और फिर एट द एज ऑफ 80 ईयर्स उनकी डेथ हो जाती है। एट 80 ईयर्स ऑफ एज उनकी डेथ हो जाती है। डेथ कहां हो रही है? कुशीनगर, कुशीनगर। अच्छा, बर्थ कहां हुई थी? लुम्बिनी, लुम्बिनी। ठीक है, डेथ कहां हो रही है? कुशीनगर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो एट द एज ऑफ 80 ईयर्स डेथ कुशीनगर। और इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सारी बेसिक बातें हैं। अब यहां पर ना थोड़ा इनके अगर हम लोग सिंबल की बात करें तो सिंबल लिख लीजिएगा। जैसे बर्थ का सिंबल यू विल फाइंड लोटस। ठीक है, वर्ल्ड रिनाउंसिंग का सिंबल इज हॉर्स। धर्म चक्र परिवर्तन का सिंबल इज 8 स्पोक्ड व्हील, 8 स्पोक्ड व्हील। एनलाइटेनमेंट का सिंबल इज बोधि ट्री, ये सिंबल है इसका। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यहां पर जो डेथ है उसका सिंबल इज स्टूपा, स्टूपा। देखो सिंबल्स हैं उनके, ये लाइफ के मेन इवेंट्स के सिंबल है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज द एंटायर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है ना। तो भाई बर्थ 563 BC, फादर और मदर, और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम। मैरिड टू यशोधरा एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, लड़का हुआ, नाम राहुल था। एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, हर इवेंट याद होने चाहिए आपको। फिर 29 ईयर्स की एज पर उन्होंने वर्ल्ड को अनाउंस कर दिया, है ना, वो ऊपर निकल पड़ते हैं सच की खोज में। और फिर 7 सालों तक घूमते घूमते वो पहुंचते हैं गया, बोध गया। और बोध गया पे आप देखोगे एट द एज ऑफ 35 ईयर्स ये यहाँ पर पहुंचे, तो ऑब्वियसली बात है ना, 29 के बाद। तो एट द एज ऑफ 35 ईयर्स यू विल फाइंड कि वो बोधि ट्री के नीचे, और फाल्गु रिवर, ये भी बात नोट करिएगा, बोधि ट्री, फाल्गु रिवर, फाल्गु रिवर, उसके किनारे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया। और जब मेडिटेशन किया 49 डेज तक, तो उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। ठीक है, यानी कि उनको कैवल्य की प्राप्ति, उनको आप देखोगे एनलाइटनमेंट हो गया है ना, उनको क्या लगे? एनलाइटनमेंट, राइट। उनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई, इसको बोला जाता है निर्वाणा। दिस इज रिफर्ड टू एज दी निर्वाणा। एनलाइटनमेंट को बोला जाएगा निर्वाणा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, अपना पहला लेक्चर दिया सारनाथ में, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन किया। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, एंड देन एट द एज ऑफ 80 ईयर्स उनकी यहाँ डेथ हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सिंपल आपको पता होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इनकी डॉक्ट्रिन को लेकर, इनकी बेसिक डॉक्ट्रिन्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आइए जरा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर हमको दोस्तों 4 बातें जो हैं, 4 डॉक्ट्रिन जो है वो यहाँ पर हमें कवर करनी होंगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगी और सारी ही यहाँ पर समझने वाली होंगी। आइए देखिए, रटना नहीं है, सब समझना है। देखिए पहला पॉइंट, 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ। ठीक है, बी, फिर लिखिएगा 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड, 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, सी पॉइंट,
पॉइंट देखिएगा इसके बाद, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। फिर डी पॉइंट लिखिएगा यहां पर, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। ये हमें यहां पर 4 डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो बुद्धिज्म की देखें, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। चलिए यहां पर शुरू करते हैं 4 नोबल ट्रुथ से। देखिए बड़ा सिंपल है, तो ज्यादा इसमें इफ एंड बट नहीं है, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है आप लोगों के लिए। जरा देखिएगा यहां पर, पहले बात करते हैं 4 नोबल ट्रुथ की। 4 नोबल ट्रुथ मतलब 4 ऐसे सत्य क्या है, 4 ऐसे सत्य की बात यहां पर क्या बोली गई है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट इज, पहला बोला गया, पहला पॉइंट ये कहा गया 4 नोबल ट्रुथ में कि भाई देयर इज दुखा, दुनिया में जो है वो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, दुख 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 भरा हुआ है ना, हर घर के जीवन में दुख भरा हुआ है ना। हमें हमें वो छोड़ के चली गई, हमें उसने जो है आज जो है हमको फोन नहीं किया, राइट, पूरा दुनिया में दुख भरा हुआ है। तो यहां पर बोला गया 4 नोबल ट्रुथ में पहली बात कि भाई देयर इज दुखा, नोट करिएगा, दुखा, ये वर्ड ऐसे ही लिखना है आपको, दुखा, यानी कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। ये टॉपिक बड़ा ही यूपीएससी फ्रेंडली टॉपिक है आपका, जैनिज्म बुद्धिज्म, बहुत सारे सवाल भी आते हैं और बड़ा ये रिलेट करते हो, आप रिलेट करोगे इससे अपने एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर भी। जैनिज्म बुद्धिज्म बड़ा रिलेट होता है जब यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात आती है। तो देयर इज दुखा, फुल ऑफ सॉरोज, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। फिर गौतम बुद्ध ने बोला, उनकी दूसरी डॉक्ट्रिन का, ये डॉक्ट्रिन का सेकंड स्टेटमेंट ये था कि भाई इसका रीजन क्या है, लोग दुख क्यों, सौरों में क्यों है, समुदाय, देखिएगा समुदाय, समुदाय यानी कि देयर इज अ रीजन फॉर सॉरो, समुदाय, डिजायर इज द रीजन फॉर सॉरो, डिजायर इज द रीजन फॉर सॉरो। क्या मतलब हुआ, अब दोनों को समझिएगा। उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, ये दुनिया में ना दुख भरा हुआ है, हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई दुख होता है, राइट, और दुख होने का कारण क्या है, उन्होंने कहा डिजायर, आपकी इच्छाएं, जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आप जो उनको आप उनकी जो इच्छा रखते हो ना कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, तो ये डिजायर होना ही आपको दुख की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब वो आपको नहीं मिलेगा तो आप दुखी हो जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार मिल गया तो हम खुश हो गए, क्योंकि दैट इज नॉट द एंड, फिर हम कोई और चीज की इच्छा रख रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि हम यही चाहते हैं कि भैया हम जो है हमेशा हम यही चीज कर लें, हमको यही मिल जाना चाहिए, काम हो गया। नो, नॉट लाइक दिस। तो गौतम बुद्ध का कहना यह है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुनिया में हर चीज में दुख ही दुख है, हर बात में दुख है ना, और हर दुख का एक कारण है, और कारण क्या है, डिजायर, आपकी इच्छाएं होना। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हम लोग जो वर्ल्डली थिंग से अटैच हो गए हैं। अब इसको एग्जाम से आप कनेक्ट करिए, यूपीएससी प्रिपरेशन से, तो ये आदमी जो करप्शन करता है ना, कई बार देखा ना मैंने, क्या करप्ट ऑफिसर निकल के आ गए, तो करप्शन क्यों हुआ, बिकॉज वर्ड डिजायर इज द कॉज। व्हाट इज द कॉज फॉर करप्शन, डिजायर। आप समझ रहे हो, डिजायर इज द कॉज फॉर करप्शन। और वो आदमी जब उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, वो आदमी दुखी है, दुखी होगा तभी ना करप्शन किया उसने, क्यों, उसकी इच्छाएं बहुत होंगी, जब इच्छाएं फुलफिल नहीं हो रही वो आदमी दुखी होगा। तो ये पॉइंट आपका ऐसे कनेक्ट हो जाता है करप्ट वाले पार्ट से भी, करप्शन के एंगल से भी। तो दुखा, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, समुदाय, डिजायर इज द रीजन ऑफ सॉरो, राइट। अब तीसरा चीज है दुख निरोध, दुखा निरोध, यानी कि ये जो सॉरो है इसको एलिमिनेट भी किया जा सकता है, दिस सॉरो कैन बी एलिमिनेटेड। अगर हम डिजायर्स को अपनी कॉन्कर कर लेते हैं तो ये दुख भी खत्म हो जाएगा। अगर हमने अपनी सॉरोस को कैप्चर कर लिया, अगर हमने अपने सॉरो को कैप्चर कर लिया, इफ द डिजायर इज कैप्चर्ड, अगर हम अपनी इच्छाओं को कैप्चर कर लेते हैं तो सॉरोस भी खत्म हो जाएंगे, देन सॉरो कैन बी एलिमिनेटेड, देन सॉरो कैन बी एलिमिनेटेड। ये बात समझ में आ रही है? डोंट यू थिंक कि अगर हमारे अंदर डिजायर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमें सॉरो भी नहीं होगा फिर, क्योंकि अगर डिजायर को हमने कैप्चर कर लिया है, हमें अपनी इंद्रियों पे कैप्चर कर लिया, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो यूपीएससी की, है ना, अब आप क्या है, अब डिजायर इज द कॉज, मन बहक रहा है, क्यों, क्योंकि भाई वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, उससे ही बात करनी है, उससे ही बात करनी है, जाना भी है, कुछ और भी करना है, आप बहुत कुछ डिजायर कर रहे हो दुनिया के अंदर। एंड इफ यू डिजायरिंग
और वो फिर आप जो मेन एजेंडा पे वो अचीव नहीं होगा आपको। सौरो कैसे एलिमिनेट होगा? सौरो को एलिमिनेट करना है तो आपको अपनी डिजायर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। और डिजायर को कंट्रोल करने का तरीका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो, क्योंकि डिजायर कौन करता है? ये इंद्रियां, आंख, नाक, ये सब चीजें हैं। तो बेसिकली अगर आप इफ द डिजायर इज कैप्चर्ड, अगर आपने इसको कैप्चर कर लिया, अगर आपने जीत लिया इनके ऊपर, तो फिर भाई फिर आप बल्ले बल्ले, तो आप इससे बच जाओगे, ठीक है। तो क्या तरीका है, कैसे हम डिजायर को कैप्चर करें सर, कैसे करें? व्हाट इज द वे? व्हाट इज द वे? वे इज अष्टांगिक मार्ग। प्लीज फुल लिखिएगा, व्हाट इज द रास्ता? थर्ड इज, लास्ट इज मार्ग। मार्ग, व्हाट इज द वे? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ यहां पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 8 फोल्ड पाथ हो जाएगा। तो 4 नोबल ट्रुथ आपका ये है कि दुखा, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, दुनिया में दुख ही दुख है। डिजायर उसका रीजन है। अगर हम अपनी डिजायर को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, अब मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, आइसक्रीम खानी है, अगर हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है कि हमें आइसक्रीम खानी है और हम नहीं खाएं क्योंकि हमें नुकसान कर रही है, हम कभी ओबीज हो रहे हैं, ओबिसिटी हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, तो अगर आप वो डिजायर कैप्चर नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आप अपना वजन कम करोगे? किसी भी चीज को जीतना है, किसी भी चीज पे अगर विजय हासिल करनी है, तो आपको अपनी डिजायर पे काउंटर करना पड़ेगा, है ना। दोस्त बुला रहा है, नहीं जाएंगे, है ना, जी करना है नहीं करेंगे, अभी पढ़ना है अभी हमको। तो इफ डिजायर इज कैप्चर्ड देन सॉरो कैन बी एलिमिनेटेड। एंड व्हाट इज द वे? आप कैसे कर सकते हो? ये अष्टांगिक मार्ग। ये था हमारा पहली नोबल डॉक्ट्रिन। अब अष्टांगिक मार्ग हमारा 8 फोल्ड पाथ ही हमारी सेकंड डॉक्ट्रिन। अष्टांगिक मार्ग को हम लोग बोलेंगे 8 फोल्ड पाथ। तो इसी से कनेक्टेड है ये। हम अपने सॉरोस को कैसे कैप्चर करेंगे? अष्टांगिक मार्ग के थ्रू। चलिए आइए, हेडिंग डालिएगा, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है ये 8 फोल्ड पाथ? आइए जरा इसको यहां पर देखते हैं। चलिए, बन रहा है क्या? थोड़ा सा, चलिए जो भी है, आई होप स्टिल परफेक्ट एनीवे। चलिए एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा, अब चलो ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। अब इसको यहां पर नोट कर लीजिए। यही आपका 8 स्पोक्ड व्हील जो है ना, मतलब एक तरह से आपका ये स्पोक व्हील है। क्या करना चाहिए, कैसे हम इसको अपने अष्टांगिक मार्ग को, मतलब क्या क्या इसमें होता है। आइए, पहली बात तो ये कही गई है अष्टांगिक मार्ग के लिए कि राइट ऑब्जर्वेशन, राइट ऑब्जर्वेशन करना है आपको, राइट ऑब्जर्वेशन करना है ना। यानी कि हम इसमें ये कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, राइट ऑब्जर्वेशन मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड है वो फुल ऑफ सॉरोज है। राइट ऑब्जर्वेशन, इस बात को ऑब्जर्व करिए कि हाँ देयर इज अ सॉरो, है ना, दुनिया में पूरा सॉरो भरा ही भरा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद सेकंड, राइट डिटर्मिनेशन। फिर आपको इस बात का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा कि हाँ हमको इस सौरों को खत्म करना है, हमें यूपीएससी एग्जाम के क्रैक करना है, हमें आइसक्रीम नहीं खानी है, हमें इस वक्त पढ़ाई करनी है, हम टेबल चेयर से नहीं उठेंगे, फोकस करना है। तो राइट ऑब्जर्वेशन, पहले तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हाँ भैया देयर इज दुख। उस दुख को कैसे खत्म करेंगे? डिटर्मिनेशन के साथ, है ना, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका राइट स्पीच, ऐसा बोलिए भाई दूसरे को जो है वो हर्ट ना हो, राइट स्पीच का इस्तेमाल करना है आपको। ये तरीका है कैसे आप दुख को खत्म कर सकते हो। देन राइट एक्शन हो गया, आपके एक्शंस सही होने चाहिए, राइट एक्शन हो गया। देन आपका राइट लाइवलीहुड हो गया, राइट लाइवलीहुड हो गया, राइट लाइवलीहुड हो गया। फिर उसके बाद आपका राइट एफर्ट हो गया, राइट एफर्ट हो गया, ठीक है। आपको सही एफर्ट लगाना है, राइट एफर्ट करना है। इसका मतलब क्या हो गया राइट एफर्ट का? कि भाई आपको एक तरह से कंट्रोल करना है अपने आप को, वन सेल्फ को, है ना, और कहना है कि भाई अगर हमें इविल थॉट्स को खत्म करना है दिमाग से, तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्चुअली हमें लगता है ना कि फोकस टूट रहा है सर, तो फोकस क्यों टूट रहा है? क्योंकि आपका आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर आपका आपके दिमाग पर कंट्रोल नहीं है तो आप देश को कैसे कंट्रोल करोगे? तो सबसे पहले इस एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट यही है। इस बुद्धिज्म से हम यही सीखते हैं कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आपने इस एग्जाम में आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, अगर आपने इस एग्जाम के लिए तैयारी के लिए आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया, तो ये एग्जाम अपने आप निकल जाएगा आपका। जो एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं उसका बड़ा रीजन ये रहता है कि उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, दिमाग बहकता है, फोकस टूटता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो अपने ऊपर जीतो, और यही बात यहां पर बोली जा रही है राइट एक्सरसाइज से, राइट एक्सरसाइज या पर हम बोल सकते हैं इसको राइट एफर्ट से, ठीक है ना। फिर उसके बाद राइट
माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुल, ठीक है, जिसको हम लोग यहां पर राइट मेमोरी भी लिख सकते हैं, है ना, वी कैन से राइट मेमोरी ऑल्सो, इसको आप लोग राइट मेमोरी भी लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद राइट मेडिटेशन, और मेडिटेशन से आप ये चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। तो आई होप यहां पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये है हमारा 8 फोल्ड पाथ, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट मेडिटेशन। अब दोस्तों इसमें ये दो चीजें हैं ना, ये वाली, ये दिस इज रिफर्ड टू एज व्हाट, इसको कहा जाता है विजडम, प्रज्ञा स्कंद, कॉल्ड एज प्रज्ञा स्कंद, यानी कि ये आपका हो गया विजडम। विजडम, ये तीन जो चीजें हैं, ये इसको बोला जाता है शील स्कंद, इट इज कॉल्ड एज शील स्कंद। शील स्कंद यानी कि मोरालिटी, मोरालिटी, और इसको बोला जाता है इन तीन को समाधि स्कंद, यानी कि आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो ब्रॉड हेडिंग में देखा जाए तो तीन चीजें हैं। अष्टांगिक मार्ग के लिए पहला तो विजडम सही होना चाहिए, यानी कि इस बात को आप ऑब्जर्व करो कि हाँ दुख है और दुख को खत्म करने का डिटर्मिनेशन तरीका होता है। फिर मोरालिटी आपके पास, आप सही बोलिए, सही आपके एक्शंस होने चाहिए, सही आपका लाइवलीहुड हो, है ना, कोई घपला वपला करके पैसा कमा के ना खा रहे हो आप। एंड देन उसके बाद कंसंट्रेशन, कैसे आपका एफर्ट सही जगह जाना चाहिए, आप माइंडफुलनेस यानी कि मेमोरी आपकी सही तरह से काम कर रही हो, और मेडिटेशन। तो ये अष्टांगिक मार्ग है जो उसकी सेकंड थ्योरी यहां पर हो जाती है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं इसकी थर्ड डॉक्ट्रिन की, दैट इज मध्यम मार्ग। मैं मध्यम मार्ग को यहीं पर बता रहा हूं, ठीक है। मध्यम मार्ग का मतलब क्या है कि बीच का रास्ता निकालना, है ना, बीच का रास्ता होना, यानी कि ना ही हमको जो है एक्सट्रीम लाविशनेस दिखानी है कि हम बहुत एक्सट्रीम लाविश रह रहे हैं, बहुत अमीर रह रहे हैं, और ना ही एकदम गरीब रह रहे हैं। तो बेसिकली हमको कैसा, हमको बीच का रास्ता, हमको मध्यम मार्ग जो है यहां पर निकालना है। तो ना ही हमको बहुत एफ्लुएंट होना है अपने लाइफ में कि बहुत एफ्लुएंट हो गए, ना ही हमको एकदम पुअर होना है। यही बात आप देखोगे कि इफ यू हैपन टू सी, ये मतलब आप देखोगे कि जो 3 ऑर्नामेंट्स होते हैं ना सिविल सर्वेंट्स के, मैं जब गया था, आई वेंट टू लवासना, और जब मैं लवासना गया था तो लवासना में एक वहां पर आप देखोगे तो देयर इज अ भावना वृक्ष, देयर इज अ भावना वृक्ष, ठीक है, दीवार पे ऐसे लगा हुआ है, उसका वृक्ष लगा हुआ है, तो ऐसा भावना वृक्ष, ठीक है। और उस भावना वृक्ष पे आपको 3 बातें जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये 3 जो बातें हैं, 3 वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है? पहला एनोनिमिटी, पहला है एनोनिमिटी। क्या मतलब होता है एनोनिमिटी का? एनोनिमस, एनोनिमस से एनोनिमिटी बन गया। दूसरा है आपका एबिलिटी, एबिलिटी, और तीसरा है आपका ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब अगेन, मतलब ये नहीं कि बहुत एफ्लुएंट रह रहे हो, जितनी जरूरत है उस हिसाब से यहां पर चीजें अपनी रिक्वायरमेंट हो। एनोनिमिटी, एनोनिमस, ये नहीं कि आईएएस अधिकारी हैं तो हम जानते नहीं हो, मेरे चाचा विधायक हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, है ना। एबिलिटी, आपके अंदर कैपेसिटी, पोटेंशियल होना चाहिए। एंड देन ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी समथिंग, ये नहीं कि भाई आईएएस अधिकारी हैं तो बहुत आलीशान और पूरा बंगला वंगला भरा हुआ है और पैसा रुपया भर गया, है ना। ऑस्टेरिटी, जितनी जरूरत है उस हिसाब से यूज करना है। इन 3 चीजों को, ये 3 वर्ड्स को, ये वहां लिखे हुए हैं, इट इज रिटन ऑन द भावना वृक्ष। ये 3 वर्ड्स लवासना के अंदर लिखे हुए हैं, और इसको हमारे प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसको कहा है दे आर द ऑर्नामेंट्स, ये ऑर्नामेंट्स हैं ऑफ सिविल सर्वेंट। किसी भी सिविल सर्वेंट के ये ऑर्नामेंट्स कहे जाते हैं। आभूषण, आभूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जाम, कहीं सिलेबस का पार्ट नहीं, जस्ट दैट मेरे दिमाग में आया तो ये सब मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो दिस वाज अबाउट द, हमारा जो यही चीज आपको ऑस्टेरिटी जो है ना, ये इसमें आपको फॉलो करनी है। मध्यम मार्ग मतलब बीच का रास्ता। हम लोग क्वेश्चन अटेंड कर रहे होते हैं तो हमको बीच का, मतलब हमको न्यूट्रल अप्रोच बनानी होती है। हम किसी एक से अलाइन नहीं हो सकते। यूपीएससी का एस्पायरेंट जो आईएएस बनेगा वो किसी के लिए इंक्लाइन नहीं हो सकता, है ना। ही हैज टू बी अ न्यूट्रल पर्सन। तो वही बात यहाँ पर बोली कि मध्यम मार्ग, ठीक है, ये बात होगी, इसमें कुछ भी नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, ये इसका चौथा डॉक्ट्रिन है, प्लीज इसको भी मेंशन कर लेते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, प्लीज गिव द हेडिंग कोड ऑफ कंडक्ट। क्या तरीका है कंडक्ट का? व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट? कैसे आपको यहां पर जीवन व्यतीत करना है? तो कोड ऑफ कंडक्ट में पहली चीज बोली गई है, फर्स्ट, कि भाई डू नॉट, ये सिंपल सिंपल है ना, डू नॉट
कोवेट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरे की प्रॉपर्टी को आप डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, कब्जा वब्जा कर लिया दूसरे की प्रॉपर्टी पे, डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। फिर उसके बाद डू नॉट स्टील, तो चुराओ नहीं, डू नॉट स्टील। फिर उसके बाद डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल लाई, झूठ मत बोलो। फिर उसके बाद डू नॉट कवर द प्रॉपर्टी विद अस, डू नॉट स्टील, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट, डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट। फिर उसके बाद 1 2 3 4 एंड द फाइनल वन इज डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। करप्ट प्रैक्टिसेस में आपको इंडल्ज नहीं होना है। तो यही है आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो बुद्धिज्म में बताया गया है। बस बेसिक बातें यहां पर यही समझिए। कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है समझ में आ गया कि आपको दूसरे की प्रॉपर्टी को, ऐसा नहीं कि आपने कब्जा वब्जा कर लिया, डू नॉट स्टील, चोरी वोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है ना, इंटॉक्सिकेंट का इस्तेमाल नहीं करना है, पतेला पी के टाइट हो गए है ना, वो भी नहीं करना है। डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस में आपको इंडल्ज नहीं होना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब बात यह है कि बुद्धिज्म कहां से एक्चुअली कहानी चलती कैसे है, मतलब कोई कैसे यहां पर बुद्धिस्ट बन जाता होगा, ये बात यहां समझते हैं। देखिए क्या होता है, कोई आदमी ऐसे मान लीजिए कॉमन पीपल है ना, कुछ यहां पर क्या कोई कॉमन आदमी है, ठीक है, कोई कॉमन आदमी है, कॉमन मैन। आपके कॉमन पीपल पूरा बुद्धिज्म को एकदम डीपली फॉलो कर रहा होगा, पूरा बुद्धिस्ट हो गया है, मतलब एक तरह से क्या वो, एक तरह से हम कह सकते हैं क्या वो संघ का हिस्सा बन गया है। मतलब यहाँ बुद्धिज्म कैसे चलता है, तो बुद्धिज्म में संघ बने, संघ मतलब एक तरह से क्या होगा, ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, संघ हो गया। तो होता क्या है कि कॉमन पीपल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दे हैव टू अंडरगो सर्टेन सेरेमनीज। मतलब बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूं कि बुद्धिज्म में लोग संघ का हिस्सा कैसे बनते हैं, राइट। बुद्धिज्म में जो लोग हैं वो संघ का हिस्सा कैसे बनेंगे। अब संघ क्या है, आप समझ सकते हो कि भाई गौतम बुद्ध जी की जब डेथ हो गई तो बात यही आई कि भाई अब आगे कैसे बढ़ाना है, राइट। तो बेसिकली संघ यहाँ फॉर्म होना शुरू हुई, है ना, संघ फॉर्म किए गए, राइट। तो वो संघ में जो लोग होंगे वही लोग यहाँ रिस्पॉन्सिबल होंगे बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने में, स्प्रेड करने में, राइट। तो वो सही लोग होने चाहिए। तो कॉमन पीपल क्या करेंगे, दे हैव टू अंडरगो सर्टेन सेरेमनीज। तो उनको पहले कुछ सेरेमनीज को यहाँ गो थ्रू करना पड़ेगा, कुछ सेरेमनीज को गो थ्रू करना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज, एक वर्ड यूज किया गया है, प्रव्राज्य। प्रव्राज्य, प्रव्राज्य, ठीक है। यानी कि यू हैव टू शो सम कॉन्टिनेंस, वाव ऑफ कॉन्टिनेंस, शपथ लेता हूं मैं, वाव ऑफ कॉन्टिनेंस। तो आपने यहां पर कुछ सेरेमनीज करी और आपने शपथ लिया कि अब मैं ऐसा करूं। तो जब आप सेरेमनीज कर लेते हैं, कॉमन आदमी सेरेमनीज कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है, ही इज कॉल्ड एज नाउ उपासक, ही इज कॉल्ड एज उपासक। और जो फीमेल होती है उसको बोलते हैं उपासिका, उसको बोलते हैं उपासिका, ठीक है। अब ये जो उपासक और उपासिका है, नाउ दे हैव टू अंडरगो सर्टेन अदर सेरेमनीज। अब उनको और सेरेमनीज को गो थ्रू करना है, ठीक है, और सेरेमनीज को गो थ्रू किया। और ये सेरेमनीज जो है इनको यहां पर क्या बोला जा रहा है, उपसंपादा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, उपसंपादा। तो एक बार जब ये सेरेमनीज यहां पर कर ली गई हैं, कॉमन पीपल पहले क्या उपासक बने, कुछ सेरेमनीज करी, कुछ वाव ऑफ कॉन्टिनेंस किया उन्होंने, कुछ शपथ लिया, उसके बाद उपासक बन गए, और उपासक फिर उन्होंने कुछ सेरेमनीज करी। अब ये सेरेमनीज आपके लिए वॉलंटरी है, करो ना करो। कॉमन पीपल ने अगर ये एक बार ऑब्टेन कर लिया, आप उपासक बन गए, तो अब आपको सर्टेन कुछ ऐसी सेरेमनीज करनी पड़ेगी जो कंपलसरी है। और क्या है वो सेरेमनीज, ये वाली उपसंपादा, ठीक है। एक बार आपने किया, अब जो उपासक है वो क्या बन जाएगा, भिक्षु। आप ये एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो भिक्षु बन गए, और जो फीमेल होगी वो नन बन जाएंगी, नन्स। बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये लोग जो है यहां पर बनते हैं, ये लोग यहां बनते हैं संघ का हिस्सा। तो संघ का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं होता है ना। संघ का हिस्सा बनना इतना आसान आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं होता है। और एक्चुअली जो यहाँ पर जो संघ की टफनेस है, क्योंकि बुद्धिज्म में आपको आना है तो गौतम बुद्ध ने जो यहाँ पर तरीके बताए हैं उसको फॉलो करना है, राइट। संघ का हिस्सा कौन बनेगा, तो उन्होंने बोला कॉमन आदमी है, इनको पहले कुछ सेरेमनीज करनी पड़ेंगी। वो सेरेमनीज जैसे क्या हो गई, प्रव्राज्य हो गई, वाव ऑफ कॉन्टिनेंस, है ना। कुछ शपथ लिया हमने कि हाँ ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे।
तो जो आदमी अगर मेल होगा तो उपासक हो जाएगा, कोई फीमेल है तो उपासिका हो जाएगा, उपासिका, राइट। सेरेमनीज इसके, अब ये जो सेरेमनीज थी वॉलंटरी है, आप चाहो तो करो, आप चाहो तो ना करो, लेकिन एक बार आपने सेरेमनीज कर लिया तो उपासक को अब ये सेरेमनीज परफॉर्म करनी है, मैंडेटरी हो गया उसके ऊपर, राइट। अब वो मैंडेटरी, उसने सेरेमनीज पूरी करी, वो सेरेमनीज पूरी करने के बाद जो मेल था वो भिक्षु हो जाएगा, दैट इज मॉन्क, और जो फीमेल है वो क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। तो अब ये लोग संघ का हिस्सा बन गए। बट आपको लगेगा बस हो गया, अब संघ का हिस्सा बन गया, अब क्या बढ़िया हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। संघ के अंदर घुसने के बाद जीवन और टफ होता था, मतलब एक्चुअल टफनेस तो यहां से शुरू होती है ना। अब जो संघ के जो लोग हैं, आप देखोगे कि दे हैव टू फॉलो सर्टेन, these people have to follow certain पति मोखा रूल्स। इनको यहां पर कुछ पति मोखा रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, पति मोखा रूल्स। और इन रूल्स को हम लोग हर 15 डेज में, हर 15 डेज या जिसको बोलते हैं फोर्टनाइटली, इनको क्रॉस चेक किया जाएगा कि जो यहां पर संघ के मेंबर्स बने हैं फोर्टनाइटली, ये देखा जाएगा कि जो यहां के संघ के मेंबर्स हैं वो इसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि संघ के मेंबर्स को ऐसा नहीं कि संघ के मेंबर बन गए अब चाहे जो करो, अब चाहे बुद्धा के तरीके पर चलो या ना चलो, हम तो संघ के मेंबर हो गए हैं, अब क्या ही मतलब है। नहीं, अगर आप संघ के मेंबर्स के, ये संघ के मेंबर हो और ये पति मोखा रूल्स जो हैं, कुछ रूल्स बने थे, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो आपको संघ से निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब संघ के अंदर बने रहना बहुत ही डिफिकल्ट होता था, और आपको वही लोग बनते थे जो बहुत ही बड़ी तपस्या करते थे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहां पर ये कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स को बोलते हैं पति मोखा रूल्स, और ये रूल्स हर संघ के मेंबर के ऊपर 15 दिन में क्रॉस चेक किए जाएंगे कि ये उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर उसका पराजय हो जाएगा, उसको डिफीट हो, दैट इज कॉल्ड डिफीट, है ना, दैट इज कॉल्ड डिफीट, और उसको संघ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर पति मोखा रूल्स को यहां पर क्या किया गया, अगर पति मोखा रूल्स को वायलेट किया गया, इफ पति मोखा रूल्स, अगर पति मोखा रूल्स वायलेट हो रहे हैं तो क्या होगा, आपको संघ से हटा दिया जाएगा, रिमूवल फ्रॉम संघ, रिमूवल हो जाएगा आपका, रिमूवल फ्रॉम संघ, आपको संघ से निकाल दिया जाएगा। और इस इवेंट को बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज, नोट करिएगा, पराजिका, डिफीट, इट इज कॉल्ड एज पराजिका, पराजिका, इसी को बोलेंगे क्या, डिफीट, इसी को बोलेंगे क्या, डिफीट होना, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर, मतलब अब बात यह है कि अगर फॉलो होता रहा तो कोई बात ही नहीं, आप मेंबर बने हुए हैं, लेकिन फॉलो नहीं हुआ तो आपकी डिफीट। लेकिन ऐसे कौन से रूल्स हैं जो यहां पर फॉलो नहीं हुए तो हम हटा देंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि यहां पर चेक किया जाएगा, फर्स्ट, कि आपने पिछले 15 डेज में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्टनाइटली चेक करना है ना, तो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स लास्ट 15 डेज ने नहीं किया है, लास्ट 15 डेज में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ। सेकंड, कोई मर्डर नहीं किया हो, आप लोग ने किसी का कोई मर्डर नहीं किया हो, है ना, ये बात हो गई। थर्ड, किसी के और के राइट का हनन ना किया हो, है ना, नो अदर पर्सन्स राइट इज वायलेटेड। और फोर्थ, मेकिंग फॉल्स क्लेम, आप कोई झूठे वादे, कोई फॉल्स क्लेम कर रहे हो, मेकिंग फॉल्स क्लेम। तो अगर ये कुछ यहां पर पाया गया तो आपको क्या हटा दिया जाता, ये आपके पति मोखा कुछ रूल्स यहां पर होते हैं। क्लियर हो गया? तो दीज आर द थिंग्स जो हमें बताता है कैसे बुद्धिज्म, कैसे कोई आदमी बुद्धिज्म में है तो संघ का हिस्सा कैसे बनेगा, ये तरीका यहां पर आपको फॉलो करना है, ठीक है ना, सिंपल है। क्लियर हो गया? कॉमन पीपल, उनको कोई सेरेमनीज करनी है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपके ऊपर है। कोई बुद्धिज्म में है, तो हम बुद्धिस्ट हैं मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि हम संघ का हिस्सा है, हर बुद्धिस्ट संघ का हिस्सा नहीं है, संघ का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर संघ का हिस्सा बनना है तो क्या आपको कोई सेरेमनीज करनी पड़ेगी, वो प्रभराज्य बोलेंगे इसको। एक बार आप सेरेमनीज कर लिए तो आप उपासक हो गए या उपासिका हो गए, फिर आपको कुछ सेरेमनीज और करनी पड़ेंगी, वो मैंडेटरी हो जाएंगी आपके ऊपर, और फिर उसको बोलते हैं हम लोग उपसंपादा। एक बार आपने वो सेरेमनीज फुलफिल कर ली, पूरी कर ली, तो आप भिक्षु हो गए, और आप मेल हैं, और आप फीमेल है तो आप नन हो गए, तो इसका मतलब आप संघ का हिस्सा बन गए। लेकिन संघ में बने रहना इंपॉर्टेंट बात होता था, तो कुछ सर्टेन पति मोखा रूल्स है जो आपको फॉलो करने होंगे। अगर वो रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको हटा दिया जाएगा, उसको बोलते हैं पराजिका यानी कि डिफीट। और वो रूल्स ऐसे क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स पिछले 15 दिन में नहीं करना, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू एलिमिनेट, है ना, वर्ल्डली डिजायर तो खत्म करना है
है ना, कोई वर्ल्डली डिजायर नहीं होना चाहिए, कोई 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 आपका वायलेंस नहीं होना चाहिए, ये सब बातें यहां पर लिखी हुई हैं, यही सब चीजें। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म के ऊपर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म? चलिए प्लीज हेडिंग डाल दीजिएगा, फीचर्स। फीचर्स की बात कर रहे हैं, आइए कुछ कुछ बेसिक बातें हैं, यानी कि दीज आर द बेसिक ट्रेट्स ऑफ बुद्धिज्म, और ये हमको पता ही होना चाहिए, ये बेसिक बातें हैं, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं बुद्धिज्म के, ये फीचर्स हैं जिसके ऊपर बुद्धिज्म यहां पर लेट डाउन कर रहा है। डॉक्टरीज तो हमने देख ही लिया, कुछ फीचर्स की बात भी और कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, पहली बात तो यहां पर बातें हैं करते हैं गॉड की। अब गॉड को लेकर क्या क्या थ्योरी है इनकी? देखिए गॉड की बात करेंगे तो बुद्धिज्म ने नीदर दे हैव एक्सेप्टेड नॉर दे हैव रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये बात ध्यान रखिएगा। सो नीदर दे हैव एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नॉर दे हैव रिजेक्टेड, तो नीदर एक्सेप्टेड गॉड के लिए ना ही एक्सेप्टेड है ना ही रिजेक्टेड है, ठीक है। सो इट इज नीदर accepted nor rejected, neither accepted nor rejected, neither accepted nor rejected what existence of God, ये पहला चीज है, ध्यान रखिएगा। आप देखोगे कि बुद्धिज्म के अंदर कोई गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। गौतम बुद्ध भी यहाँ पर जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वो अटेन करते हैं, राइट, वो मॉन्ग मतलब कैसे बनते हैं आपने देखा यहाँ पर, कैसे वो छोड़ देते हैं, रनाउंस कर देते हैं वर्ल्ड को, फिर मेडिटेशन करते हैं एंड देन ही गेट्स द एनलाइटनमेंट, राइट। तो यहाँ पर गॉड की कॉन्सेप्ट को माना ही नहीं किया। गौतम बुद्ध के बाद, उनकी डेथ के बाद बहुत सारा डिवीजन हो गया बुद्धिज्म के अंदर, जिसको हम लोग कभी और मतलब लाइक इन एडवांस के लेवल पे जाके पढ़ना होगा। एनसीईआरटी में इतना जिक्र आपको अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं मिलेगा इतना, ठीक है। बस इतना ही है कि हाँ, गॉड को नहीं मानते थे, है ना। बाद में उनके फॉलोअर्स जो थे वो बुद्ध को, कुछ लोग कहते थे गौतम बुद्ध का थ्योरीज अलग अलग हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी कुछ मैं डिस्कस कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड बात यहाँ पर है, सोल की बात करेंगे तो वो सोल को तो मानते ही नहीं थे। सेकंड पॉइंट बी, सोल की बात करेंगे तो इसको तो मानते ही नहीं थे, सोल एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, है ही नहीं, डू नॉट एक्सेप्ट सोल, ठीक है ना। डी पॉइंट वर्णा सिस्टम, वर्णा सिस्टम को लेकर क्या कहते थे भाई? ये सब चीजें चल रही थी सोसाइटी में, याद करिए, भूल मत जाइएगा कि आप कहां से आ रहे हैं, वैदिक पीरियड से आ रहे हैं, सोसाइटी में वर्ण सिस्टम चल रहा है। तो वर्ण सिस्टम को उन्होंने क्या किया, कंडेम किया कि भाई ये वर्ण सिस्टम इनइक्वालिटी का कारण है। जाहिर सी बात है, इनकी थ्योरी भी यही थी, तो इन्होंने इनइक्वालिटी बताया, यही कारण है इनइक्वालिटी का कि वर्णा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट नंबर डी नोट करिएगा, they questioned the authority of Vedas, questioned the authority of Vedas, वेदास की अथॉरिटी को ये क्वेश्चन करते हैं, वेदास की अथॉरिटी को ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये सही है क्या है ना, ये सब बातें यहां पर लिखते हैं, ये सब बातें। और दूसरी बात, बड़ी बात ये है कि ये इक्वालिटी में बिलीव कर रहे थे, ये इक्वालिटी में बिलीव करते थे, ठीक है। पॉइंट नंबर ई, हाउ कैन यू से दैट कि इक्वालिटी में बिलीव था इनका, बुद्धिज्म का? बिकॉज चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को संघ का हिस्सा बनना अलाउड था, बोथ कैन बिकम द मेंबर ऑफ द संघ। तो यहां पर इक्वालिटी चल रही है। ये आपको फीचर्स पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म गॉड को लेकर क्या कहता है कि दे नीदर एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नॉट दे रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सोल को वो नहीं मानते हैं, सोल को नहीं मानते हैं। इनइक्वालिटी कैसे, क्यों बोलते, वर्णा सिस्टम को बोलते हैं कि यही कारण है इनइक्वालिटी का। एंड दे क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदास की अथॉरिटी को यहां पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है भाई, आइए अब इनके स्प्रेड को लेकर बात करते हैं कि इनका स्प्रेड कैसे हुआ, है ना, कैसे यहां पर स्प्रेड हुआ। तो आपको पता है कई सारे राजा महाराजा जो है वो पैट्रनाइज करते हैं, तभी स्प्रेड देखने को मिलता है। आपने देखा होगा अशोका, ठीक है, अशोका ने खूब बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। तो स्प्रेड का पहला रीजन तो क्या होता है, पहला रीजन क्या होगा, पैट्रनाइजेशन ऑफ किंग्स। तो अशोका जैसे एग्जाम्पल हो गया, अशोका ने पैट्रनाइज किया होगा, एक तो ये हो गया। दूसरा आप देख सकते हो कि देखिए स्प्रेड में क्या हुआ कि बुद्धा जो थे, अब बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, गौतम बुद्ध की डेथ हो गई, अब उनकी टीचिंग्स है ना, ठीक है। तो अब उनकी टीचिंग्स मतलब वो क्या कहते थे, क्या उनकी थ्योरीज थी। अब बात ये हुई कि भाई इनको लिखा जाए कहीं पर, क्योंकि ये तो बड़ा डिस्प्यूट मैटर हो रहा था। कोई कहता था नहीं गौतम बुद्ध का कहना ये नहीं था, कोई कहता नहीं गौतम बुद्ध का कहना ये नहीं था। अगर सारी बातें ओरल रह जाएंगी तो फिर वो
कॉन्सेप्ट आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए आप देखोगे कि बुद्धा की टीचिंग्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, उनके डेथ के बाद यू विल फाइंड कि जो उनकी टीचिंग्स थी ना, उनको एक जगह लिखने का सोचा गया, है ना। उनका डेथ हुआ तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, यानी कि बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स होते हैं उनकी मीटिंग हुआ, एक काउंसिल हुई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई, सबको पता है, अभी आगे चल के हम लोग महाजनपद में पढ़ेंगे, राजगृह में हुई। ठीक है, अजात शत्रु जो है उसको पैट्रनाइज करता है, मगध में होती है, तो नोट कर लीजिएगा, राजगृह कैपिटल, राजगृह में हुई, दैट इज मगध। और उसको पैट्रनाइज किया गया था किसके द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा पैट्रनाइज किया गया था, अजाता शत्रु के द्वारा इसको पैट्रनाइज किया गया था, राइट। तो अब आप देखोगे जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में दो टेक्स्ट निकल के आते हैं, दो टेक्स्ट निकलते हैं, दो टेक्स्ट बनते हैं जिसमें बुद्धा की टीचिंग्स को लिखा जाता है। एक आप देखोगे, एक होता है यहां पर क्या, विनय पीटक, जिसको उपाली ने कंपोज किया था, विनय पीटक, पीटक, पीटक इज बास्केट, तो विनय पीटक कंपोज्ड बाय उपाली, कंपोज्ड बाय उपाली, एंड देन सुत्त पीटक, सुत्त पीटक कंपोज्ड बाय आनंदा, कंपोज्ड बाय आनंदा। प्लीज नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट है ये दो टेक्स्ट यहां पर सामने आते हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कि भाई टू रिकॉर्ड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, टू रिकॉर्ड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो अगर हम इनकी टीचिंग्स को रिकॉर्ड नहीं करते तो कैसे फिर धर्म स्प्रेड होता, कैसे हम आगे बताते लोगों को। तो ये एक तरीका था। तो एक तरीका यहां पर क्या था, ये जो उन्होंने यहां पर कॉन्सेप्ट लाए कि भाई चलो बुद्धिस्ट काउंसिल करते हैं, बुद्धा की टीचिंग्स को एक जगह कंपाइल करेंगे, फिर और लोगों तक ये कंपाइलेशंस पहुंचते रहेंगे और धर्म जो है फैलता रहेगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। एक तरीका क्या होता है कि भाई पैटर्नाइजेशन ऑफ किंग्स होता है, ठीक है ना। सेकंड स्प्रेड कैसे हुआ, पैटर्नाइजेशन बाय अदर किंग्स। अब जैसे एक तो हो गया कि अजातशत्रु ने पैटर्नाइज किया, अदर किंग्स ने पैटर्नाइज किया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अशोका, अशोका ने अपने बच्चों को भेजा था, है ना, श्रीलंका भेजा था, महेंद्र, राइट। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर बुद्धिज्म जो है वो फैलता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। ऐसे आप देखोगे बुद्धिस्ट की ना कई सारी काउंसिल्स हुई थी, कई सारी, मतलब एक दो नहीं हुई, इस तरह की 4 काउंसिल आपको देखने को मिलेंगी। पहली काउंसिल कब हुई, उनकी जब डेथ होती है तभी, जैसे डेथ हुई तभी हो गई, यानी कि 483 बीसी में आप देखोगे ये फर्स्ट काउंसिल होती है। तो 483 बीसी ये फर्स्ट काउंसिल हुई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये हुई अजात शत्रु के पैटर्नाइजेशन में। अजाता शत्रु मतलब अजात शत्रु ने इसको क्या किया, पैटर्नाइज किया। इसके ठीक 100 साल के बाद आप देखोगे एक और काउंसिल हुआ 383 बीसी में, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आप देख रहे हो, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आप देखोगे काला अशोक के टाइम में हुई, वैशाली में, काला अशोक। अब ये सारे रूलर्स को ना हम लोग नेक्स्ट महाजनपद में पढ़ने वाले, ठीक है। वैशाली में हुई, राजगृह में हुई। ये कहां हुई, वैशाली में। ये कहां हुई, राजगृह, देख चुके हम लोग पहले ही, राजगृह। फिर उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये होती है आपकी 250 बीसी में, 250 बीसी में होती है। और ये कहां हो रही है, किसके टाइम में हो रही है, प्लीज नोट करिएगा, अशोका के टाइम में, पाटलिपुत्र में होती है। ये अशोका के टाइम में हो रही है और पाटलिपुत्रा में हो रही है। ये भी आप सब स्प्रेड में लिख सकते हैं कि स्प्रेड भी तो ऐसे ही हो रहा होगा, है ना। ऐसे ही आप देखोगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपको देखने को मिल रहा है कनिष्का के टाइम में, कश्मीर में हुआ, कनिष्का के टाइम में कश्मीर में हुआ, कनिष्का, कश्मीर। तो ये जो है आपके स्प्रेड के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये बुद्धिस्ट काउंसिल कहां कहां पर हुई, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग इसके लास्ट पार्ट पे, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म।
आइए कैसे यहां पर ये डिक्लाइन हो गया होगा, प्लीज सी। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। चलिए पॉइंट्स यहां बना लेते हैं, क्या लगेगा क्यों डिक्लाइन हुआ होगा बुद्धिज्म, है ना, क्यों डिक्लाइन हुआ होगा, कई सारे पॉइंट्स होंगे इसके, कई सारे रीजंस होंगे, कई सारे पॉइंट्स होंगे डिक्लाइन होने का। फर्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है बुद्धिज्म का डिक्लाइन का। पहली बात तो यह है कि जिन बातों को बुद्धिज्म पहले मना करते थे वही काम वो लोग करने लग गए थे। तो फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव फॉलन बैक टू द रिचुअल्स सेरेमनीज ओरिजिनली डिनाउंस्ड, राइट, फॉलन बैक टू प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ओरिजिनली डिनाउंस्ड। मतलब जब बुद्धिज्म धर्म जो है शुरू हुआ था तो उस वक्त जो वो प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को मना करते थे कि ये नहीं करना है, वही काम वो करने लग गए थे। एंड हेंस यू विल फाइंड कि उनके यहां डिक्लाइन का रीजन बनता है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड, कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम, कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम, कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब साहब इसका ये हुआ पहले ये लोग पाली लैंग्वेज बोलते थे और पाली लैंग्वेज में बातों को प्रोपोगेट कर रहे थे, जो कि लैंग्वेज थी कॉमन पीपल की और लोगों को भाषा में चीज समझ में आएगी। लेकिन अब ये लोग संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपसे कोई मैं बात कर रहा हूं आजकल जिस तरह से बात कर रहा हूं तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। अब मैं अचानक से अगर फारसी बोलने लग जाऊं, मैं अचानक से अरबी बोलने लग जाऊं, मैं अचानक से कोई और भाषा बोलने लग जाऊं, शाशु 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 करने लग जाऊं, तो तुम्हें समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो यही तुम क्या होगा, तुम्हारा लेक्चर देखना बंद कर दोगे, अरे सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा आपको। तो बेसिकली ये पहले क्या बोलते थे, पाली, और पाली से ये मूव कर गए थे किसके ऊपर, संस्कृत के ऊपर। सो दिस वाज अगेन अ रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म कि लोगों ने अपना कनेक्ट जो बनाया था वो टूट गया था। ठीक है। थर्ड, खुद मना करते थे कि आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए, और गौतम बुद्ध की डेथ के बाद आप देखोगे तो आइडल वर्शिप की बिगिनिंग हो जाती है, आइडल वर्शिप स्टार्टेड। तो इनिशियली खुद मना कर रहे थे कि भाई वैदिक पीरियड में जो आइडल वर्शिप चल रही है गलत है, ये है वो है, वो खुद ही वही काम करने लग गए। तो आइडल वर्शिप का यहां पर क्या हो गया, शुरुआत हो जाती है। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद डी, स्टार्टेड रिसीविंग न्यूमरस गिफ्ट्स, स्टार्टेड रिसीविंग न्यूमरस गिफ्ट्स। अब राजा महाराजाओं से आप देखोगे लोगों से कई सारे गिफ्ट्स इनको मिलने लगे, इन बुद्धिस्ट को। तो ये बुद्धिस्ट बड़े लग्जरी जीवन के यहां पर क्या हो गए, शौकीन हो गए कि बड़ा लग्जरी जीवन जिएंगे, है ना। तो दे स्टार्टेड टेकिंग लॉट ऑफ गिफ्ट्स, और गिफ्ट से क्या हुआ, लग्जरी लाइफ आ गई। लग्जरी लाइफ ने क्या किया, उनको रूइन कर दिया। ठीक है, एक तो ये हुआ। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर ई, जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, दे बिकेम द सेंटर ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। करप्ट प्रैक्टिसेस यहां पर होने लगी थी। जिन बातों को मना करते थे करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, उतना ही करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो गई। तो इट बिकेम द सेंटर ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इट बिकेम द सेंटर ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। उसके बाद आप देखोगे यहां पर क्या हुआ, देन पॉइंट नंबर ई हो गया, पॉइंट नंबर देन एफ, जो मोनास्ट्रीज थी, अब ज्यादातर जो फंड था, वेल्थ, वो वहीं पर थी, पैसा रुपया सब वहीं रखा रहता था। एंड हेंस ये मोनास्ट्रीज बिकेम द सेंटर ऑफ अटैक, इन्वेजन का पार्ट बन गई थी। यानी इन्वेडर्स ने यहां पर इन्वेड करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। तो टारगेट ऑफ इन्वेडर्स, यहां पर खूब पैसा है, वेल्थ बहुत है, तो ये टारगेट हो गया, दे बिकेम द टारगेट ऑफ इन्वेडर्स। इन्वेडर्स ने यहां पर जो है इनके मोनास्ट्रीज में टारगेट करना शुरू। पॉइंट नंबर एफ। देन उसके बाद जी, women became an object of lust. A B C D E F G, women became an object of lust. वुमेन बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट। यानी कि क्या हुआ कि भाई वुमेन को ना एक लस्ट की तरह देखने लगे। और इनफैक्ट आप देखोगे आर एस शर्मा साहब के एनसीईआरटी में यह भी लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध इस बात को बोलते हैं कि अगर मोनास्ट्रीज में वुमेन को हिस्सा नहीं बनाया जाता तो ये मोनास्ट्रीज और चलती,
500 साल और चलती कम से कम। ये बात यहाँ पर आर एस शर्मा साहब के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और फिर उसके बाद पॉइंट नंबर ABCDEFGH, ये जो लेटर ब्राह्मण रूलर्स आए बाद में, अब जाहिर सी बात है ये ब्राह्मण रूलर्स, क्योंकि ब्राह्मण का डोमिनेशन था और उस ब्राह्मण डोमिनेशन को एक तरह से कहीं ना कहीं बुद्धिज्म ने ही काउंटर किया था, तो जाहिर सी बात है ये ब्राह्मण रूलर्स इनसे काफी ज्यादा नाराज थे एंड लेटर ब्राह्मण रूलर्स ने इनको प्रोसिक्यूट किया, अनॉय किया बहुत ज्यादा, परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट, परसिक्यूशन मतलब अनॉइंग करना, बहुत अनॉय किया। These became the reason for the decline of Buddhism. I hope ये बात आपको यहां समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो ये यहां पर आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग जैनिज्म की, ठीक है ना। ये बेसिक बातें हैं जो दोस्तों आपको इतनी यहां पर पता होनी ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जैनिज्म की। प्लीज गिव द हेडिंग जैनिज्म। देखिए जैनिज्म जो वर्ड है ना, जैनिज्म ये कहां से आता है? जैनिज्म जो वर्ड है ये बनता है जैना से, ठीक है ना। देखिए तो अगेन इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इनकी डॉक्ट्रिन्स को देखेंगे, राइट, फिर इनके कुछ स्प्रेड को देखेंगे एंड देन डिक्लाइन, ये सब बातें यहां भी समझेंगे। चलिए तो देखिए जैनिज्म जो वर्ड है ना ये आता है फ्रॉम द वर्ड जैन्स, जैनास से आता है। ये वर्ड कहां से आता है? जैनास से आता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो हु आर बेसिकली दीज, यहां पर ये कौन होते हैं? जैना कौन है यहां पर? तो बेसिकली आप देखोगे व्हाट हैपेंड, ये कहानी कैसे शुरू होती है जैनिज्म की, तो जैनिज्म का स्प्रेड, तो होता क्या था कि यहां पर जैनिज्म की टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए जो लोग होते थे उनको कहते हैं तीर्थंकर्स, तीर्थंकर्स। तो ऐसे आप देखोगे जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए 24 तीर्थंकर्स थे। तीर्थंकर्स क्या हो गए? वो लोग हो गए जिन्होंने क्या किया है कि अपने इंद्रियों पे कैप्चर कर लिया है। एक्चुअली क्या था, मैं आपको पूरा फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म समझाता हूं, उसके बाद हम लोग ये जैन्स पे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए जैना, ये जो जैनिज्म वर्ड है ना, जैना से आता है, जैना, ठीक है। और जैना बेसिकली आप देखोगे ना तो इनका कॉन्सेप्ट यहां पर क्या था पहले वो समझिए। देखिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहां पर ये वर्ड है जैना, यहां पर वर्ड यूज करते हैं जैनिज्म वाले, एक वर्ड आता है दैट इज अबाउट द सोल। सोल के लिए एक वर्ड यूज होता है दैट इज जीना, दैट इज जीना, ठीक है। और जीना क्या है? ये आपका जीना इज लिविंग। जीना क्या है? लिविंग। फिलॉसफी समझ रहे हैं हम लोग, क्या है फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म? एक बार फिलॉसफी समझ गए तो हर चीज क्लियर हो जाएगी, ये समझ लिया तो हर चीज क्लियर है। तो सोल क्या हो गई? जीना हो गई, यानी कि लिविंग बीइंग है। जैनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? जैनिज्म कहां से आया है? जैना से आया है, जैन होते हैं। अब इनका फिलॉसफी क्या है? इनकी फिलॉसफी ये है कि सोल होता है। जैसे बुद्धिज्म में देखा सोल को नहीं मानते, ये लोग सोल को मानते हैं। इनका कहना यह है कि सारे एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं वो हमारे सोल को हो रहे हैं, सारे एक्सपीरियंसेस हमें हो रहे हैं, मतलब हमारी सोल को हो रहे हैं, हमारी बॉडी सोल को होते हैं। तो यहां पर क्या है? सोल, दैट सोल इज कॉल्ड एज जीना, ठीक है। सोल इज कॉल्ड एज जीना, दैट इज द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। तो सोल जो है ये सेंट्रल फिलॉसफी है जैनिज्म की, सेंट्रल थीम ऑफ जैना फिलॉसफी। ध्यान रखना जैना फिलॉसफी का ये सेंट्रल थीम यहां पर है, ठीक है, क्लियर। हर चीज जो है वो इन्हीं के अराउंड जो है वो सराउंड करेगी, इन्हीं के अराउंड यहां पर, ठीक है। सेंट्रल थीम ऑफ जैना फिलॉसफी इज सोल। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो सोल है ना, जीना, ये लिविंग है एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अजीवा, ठीक है। अब जरा समझिए, सोल है, देखिएगा, सोल है, सोल क्या है? जीना। सोल क्या है? जीना। ये क्या होती है? लिविंग। ये क्या है? लिविंग है सब, ठीक बात है। सारे एक्सपीरियंस इसी को हो रहे हैं। प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉन लिविंग, अजीवा। अजीवा, अजीवा क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया, नॉन लिविंग हो गया। तो ये क्या हो गया? ये आपकी नॉन लिविंग चीज है, ये वर्ल्डली डिजायर्स है, ये क्या है? वर्ल्डली चीजें हैं। ये क्या है? सोल है, ये सोल है, ये सोल है हमारी, और ये नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो हर चीज के पास सोल होता है। जैनिज्म ये बोलते हैं एवरीथिंग हैज अ सोल, एवरीथिंग हैज अ सोल। ये बात यहां जैना बोल रहे हैं। तो जैना ने क्या बोला कि भाई ये सोल है, ये आपका नॉन लिविंग बीइंग है, अजीवा उसको बोला जा रहा है, ठीक है। जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बनता है? कर्मा। क्या होता है? कर्म, ठीक है, दैट इज कर्म। कर्म को यहां पर बोला क्या है? कर्म इज व्हाट? कर्म इज लाइक टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स अटैच्ड टू सोल, अटैच्ड टू सोल।
समझ में आ जाएगा, थोड़ी फिलोसफिकल बात है लेकिन समझ में आ जाएगा। देखो अभी पहले लेट मी कंप्लीट इट, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये कहा ये जा रहा है कि ऐसे इमेजिन करिए कि आपकी सोल जो है वो क्या है, आपकी आत्मा जो है, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट, जो शर्ट है ना आपकी सफेद, वो क्या है, आपकी सोल है। अब ये सोल क्या है, अभी प्योर सोल है ना, एकदम प्योर है। अब आप ये शर्ट पहन के अगर मान लीजिए दौड़ते हैं गार्डन के अंदर, है ना, झाड़ियों के बीच में से, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे भुनगे होंगे जो आपकी शर्ट पे लग जाएंगे, बहुत सारी डस्ट होगी जो आपकी शर्ट पे लग जाएगी। ये जो शर्ट है, ये जो भुनगे हैं, डस्ट है, ये आपका अजीवा नॉन लिविंग पार्ट्स है। तो क्या हो रहा है कि जब आप ये गार्डन से दौड़े तो आपकी शर्ट क्या हो गई, गंदी हो गई, राइट। तो यही बात बोली जा रही है, दिस इज द कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ जैनिज्म, कि जो सोल है, जीना जो है, जब वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो सोल क्या हो जाती है, इंप्योर हो जाती है। वो सोल क्या हो रही है, इंप्योर, क्योंकि आपके कर्म जो है वो अजीवा नॉन लिविंग चीजों के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको वर्ल्डली डिजायर्स हो रहे हैं, आपको वर्ल्ड की चीजों को पाने की इच्छाएं जग रही हैं, तो यानी कि क्या हो रहा है, आपकी सोल हो रही है सर इंप्योर, ये सोल हो रही है इंप्योर। और अगर आप इस सोल को प्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैनिज्म कहते हैं कि भाई आपको आपको पीस, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। भाई सोल क्या हो गई, इंप्योर हो गई, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पीस, है ना, यानी कि आपको चाहिए क्या, मोक्ष। तो ये पीस या मोक्ष कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा पीस या मोक्ष, उसके लिए बोला गया है कि भाई, उसके लिए बोला गया है कि अगर आप अपने सोल को डिटैच करोगे, इफ यू विल डिटैच योर सोल फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, अगर ये वर्ल्डली चीजों से आप अपनी सोल को डिटैच करोगे, ठीक है, तो आपकी सोल क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी। यानी कि वर्ल्डली डिजायर्स को खत्म करना है। सोल इंप्योर क्यों है, क्योंकि वर्ल्डली चीजें आपकी सोल के साथ जुड़ गई हैं। सोल को अगर प्योर करना है तो वर्ल्डली डिजायर्स को डिटैच करना पड़ेगा, सोल क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी। व्हाट इज द वे आउट। अब जैसे आप देखोगे जैनिज्म में कई सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे सल्ले खाना, है ना, आपने सुना होगा इसके बारे में, है ना। जैसे आप देखोगे संतहारा, आई थिंक प्रैक्टिस होती है शायद सल्ले खाना। तो दिस इज द वे, यानी कि जैनिज्म का जो थीम है, सेंट्रल थीम, वो ये कि आपको इन वर्ल्डली डिजायर से दूर रहना है। अब दुनिया में जो आदमी आया है ये वर्ल्डली डिजायर से अटैच हो जाता है, एंड हेंस उसकी सोल क्या होती है, वो इंप्योर हो जाती है। अब वो सोल इंप्योर है तो वो सोल फंसी हुई है किसमें, बर्थ और डेथ के साइकिल में। वो सोल फंसी है बर्थ और डेथ के साइकिल में, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। क्यों, क्योंकि आपकी सोल इंप्योर है, सोल इंप्योर है तो वो हो नहीं पा रहा है ना। अगर आप अपनी सोल को डिटैच कर ले जाओगे तो आपकी सोल प्योर हो जाएगी, आप लिबरेटेड हो जाओगे, यू विल फाइंड लिबरेशन, है ना। ये वर्ड सुना होगा आपने। तो दिस इज द सेंट्रल थीम, आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, जैनिज्म ये जो है, जैनिज्म का सेंट्रल थीम है सोल। हर चीज ये सोल के अराउंड करते हैं। उनका कहना ये कि एवरीथिंग है सोल, है ना, सोल सबके पास होती है। अब लिविंग बींग्स हैं तो हमारी सोल जब इंटरेक्ट करती है इस नॉन लिविंग चीजों से, जो बाह्य दुनिया है ना, तो हमारी सोल क्या हो रही है, इंप्योर हो रही है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया, शर्ट पहन के अगर आप व्हाइट शर्ट पहन के भागोगे गार्डन के अंदर तो भुनगे और डस्ट ये सब लग जाएगी शर्ट पे, तो आपकी शर्ट क्या हो गई, गंदी हो गई, यानी कि आपकी सोल क्या हो गई, इंप्योर हो गई। अब ये सोल को अगर प्योर करना है तो आपको ये वर्ल्डली डिजायर्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं, है ना, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और वर्ल्डली डिजायर जब छोड़ दोगे तो ही क्या होगा, आपकी सोल वापस से प्योर हो जाएगी, आपको लिबरेशन मिल जाएगा। तरीके यहाँ पर देखते हो, सल्ले खाना है ना, फास्ट अनटू जो डेथ, इस तरह की चीजें होती हैं, है ना, जो मतलब फास्ट करना होता है ना, ये सब चीजें होती हैं, तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस को बोला गया है, ठीक है। तो ये बात है, जीना का मतलब ये जो है ना सोल, ये जीना, ये जैनिज्म जो आया है, जैनिज्म ये जीना से बना हुआ है। जैनिज्म जो आया है ये, इसको ऐसे लिखिए, जैनिज्म जो आया हुआ है ना, ये आया हुआ है जीना। इनके फॉलोअर्स को जैना कहते हैं, इनके फॉलोअर्स को जैना कहेंगे। फॉलोअर्स आर कॉल्ड एज, फॉलोअर्स को बोलते हैं यहां पर क्या, जैना, जैना। लेकिन ये जैनिज्म बढ़ रहा है जीना से, और जीना का मतलब होता है कॉन्करर, कॉन्करर, यानी कि आप कॉन्कर कर लो, आप अपनी आप आत्मा पे, अपनी आप सोल पे कॉन्कर कर लो, आप अपने आप को इन वर्ल्डली डिजायर से दूर कर लो, तो ये क्या हो गया, जीना, ठीक है, जीना, कॉन्करर। तो अगर कोई आदमी अपने सोल पे कैप्चर कर लेगा तो आप समझ सकते हो हाउ इज इट रिलेटेड टू यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आपको अगर अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो गया, वही बातें आ रही है बुद्धिज्म जैनिज्म वाली, कि आपको अगर अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो गया तो आप पूरे क्या रहोगे, आप फोकस्ड रहोगे, कंसंट्रेशन टूटेगा नहीं, आप एग्जाम को निकाल सकते हो। यही बातें यहां पर बोलेगी कि थोड़ा और लेवल पे ले जाते हैं। ये तो कहते हैं वर्ल्ड डिजायर्स को छोड़ना है ना, तो वो अलग चीज है। लेकिन आप एग्जाम में देखेंगे, एग्जाम के रिलेटेड क्या हो सकता है कि भाई हमको भी क्या है, कॉन्कर करना है, हम भी क्या है, कॉन्करर है, हमको ये यूपीएससी का किला फतेह करना है। तो भाई मेन थीम क्या है, सोल, हमारी आत्मा, हमको उस पर कंट्रोल करना है।
अगर हम अपनी इंद्रियों पे कब खाना है, कब पीना है, किसके साथ घूमना है, कहाँ टहलना है, कब जाना है, कब वापस आना है, ये सब पे हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारे ऊपर एक स्ट्रिक्ट फॉर्मूला, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आ जाएगा, तो हम जीत सकते हैं। यही तो बात होती है, कहते यही तो है ना कि आप गेम क्यों हारते हो, बिकॉज यू आर नॉट डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि आप बहुत काबिल नहीं हो AIR-1 से, है ना, AIR-1 बहुत काबिल था, नहीं, AIR-1 बहुत काबिल नहीं था। AIR-1 के पास डिसिप्लिन था, उसके पास डेडिकेशन था, उसके पास विल पावर थी, है ना, उसके पास ये कॉन्सेप्ट था, उसने अपने इंद्रियों कंट्रोल में किया था, उसकी आत्मा कंट्रोल थी उसके, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि भाई कैसे एक एक ऑल इंडिया रैंक 1 और कैसे एक आप में फर्क होता है। आप में और उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, वो बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। समझ रहे हो बात नहीं, कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे। फर्क ये है कि आप में और उसमें फर्क ये है दैट यू आर नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है आपको, आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, आपको अपनी आत्मा पे कंट्रोल नहीं है। तो ऑल इंडिया रैंक जिसकी आती है उसको अपने ऊपर कंट्रोल होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इट्स नॉट लाइक ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे क्यों पा रहे हैं, बिकॉज कंसंट्रेशन नहीं टूट रहा है, फोकस्ड है। अगर अपने आप कंसंट्रेशन और फोकस्ड है तो आप पढ़ाई कर ही लोगे, लेकिन कंसंट्रेशन और फोकस ही टूट रहा है तो कैसे पढ़ाई करो। तो आप समझ पा रहे होगे जैनिज्म बुद्धिज्म किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो हमारे इस प्रिपरेशन के अंदर ही फिट हो जाता है। तो आई होप यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये तीर्थंकर्स की बात मैं कर रहा था, ठीक है, जैनिज्म की बात हम लोग कर रहे थे, जैनिज्म, राइट। तो अब ये तीर्थंकर्स आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा हु आर तीर्थंकर्स। ये वही लोग हैं जिन्होंने कॉन्कर कर लिया है ना, जिन्होंने अपने यहाँ पर सोल को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। तो जब ये शुरू होता है यू विल फाइंड कि इसकी शुरुआत जो होती है वो शुरुआत तो हो जाती है पहले ही, है ना, शुरुआत तो हो जाती है पहले ही। फर्स्ट तीर्थंकर वो ऋषभ देव, लेकिन जब महावीर आते हैं, लॉर्ड महावीर 24 तीर्थंकर, उन्होंने जैनिज्म को फिर और ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, तो आइए हम जैनिज्म की यहां पर पहले इंट्रोडक्शन को लेकर बात कर रहे थे। इंट्रोडक्शन को लेकर तो बेसिकली क्या होता है कि जो जैनिज्म की यहां पर टीचिंग्स हैं, जो जैनिज्म की यहां पर दोस्तों टीचिंग्स हैं, उन टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए, उन टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए कौन तीर्थंकर्स थे, तीर्थंकर्स। तो ये वो लोग टीचर्स हैं जो बेसिकली जैना की टीचिंग्स को क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, तीर्थंकर्स हैं। और ये तीर्थंकर जो है, ये तीर्थंकर जो है दोस्तों, ये कितने थे, 24 थे, 24 तीर्थंकर। पहला तीर्थंकर कौन थे, फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभ देव, ऋषभ देवा, ठीक है, ऋषभ देवा पता होना चाहिए। सेकंड अजीता, सेकंड इज अजीता, सेकंड इज अजीता, पता होना चाहिए। देन सो एंड सो करते 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 आपको 23rd तीर्थंकर मिलेंगे, प्रश्वनाथ, प्रश्वनाथ। एंड देन 24th तीर्थंकर इज, 24th तीर्थंकर इज महावीर, महावीर, ठीक है ना। तो यहां से जैनिज्म और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, है ना, यहां से और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ऐसे तो आप देखोगे तीर्थंकर बहुत सारे हैं, 24 थे। और तीर्थंकर है कौन, जो जैनिज्म की टीचिंग्स को स्प्रेड कर रहे हैं। और तीर्थंकर कैसे बन रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट को यहां पर फॉलो करके कि भाई हमने जो है सोल को अपने कैप्चर कर लिया, कॉन्कर कर लिया, तो ये सब यहां पर हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर समझने पड़ेंगे। इसको लेकर आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर, सॉरी, इसको लेकर आप चाहे तो यहां लिख लीजिए कि भाई जैनिज्म के अंदर यहां पर पहला पॉइंट तो ये हो गया कि तीर्थंकर्स, 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 तो ये वो हो गए पीपल हु हेल्प अदर्स अटेन सैल्वेशन। तो दूसरे की मदद कर रहे हैं, सैल्वेशन को अटेन कर रहे हैं, ये वो तीर्थंकर्स हो गए। सेकंड, सेकंड कनेक्शन विद द रॉयल फैमिली। क्या था इनका कनेक्शन विद रॉयल फैमिली, क्या था, व्हाट वाज द कनेक्शन विद रॉयल फैमिली। अब लॉर्ड महावीर का कनेक्शन क्या था यहां पर समझते हैं। ठीक है, क्या यहां पर कनेक्शन था उनका, देखिए यहां पर कनेक्शन ये था कि जो महावीर थे, महावीर, इनके फादर सिद्धार्थ, फादर सिद्धार्थ, मदर त्रिशला, मदर इज त्रिशला, ठीक है, मदर इज त्रिशला। अब यहां पर जो मदर है त्रिशला, उनकी यहां पर सिस्टर है जिसका नाम है, आप देखोगे
मतलब बेसिकली त्रिशला जो है शी इज द सिस्टर ऑफ चेतक। तो सिद्धार्थ फादर हो गए इनके, मदर त्रिशला हो गई, त्रिशला के ब्रदर है चेतक, तो ये ब्रो ऑफ त्रिशला, ब्रदर ऑफ त्रिशला, ठीक है। और चेतक की जो बेटी है उसका नाम है चेल्लाना, चेल्लाना। और चिल्लना की शादी जो हुई है वो बिंबिसार से हुई थी, जो कि मगध का राजा था, मगध का ये राजा था। और चिल्लना इज द डॉटर ऑफ किसकी, चेतक की। तो आप समझ रहे हो कि महावीर जो है उनका रिलेशन क्या है रॉयल फैमिली से, क्या है भाई कि भाई इनकी मम्मी जो है, मदर जो है त्रिशला महावीर की, उनके जो भाई है यानी चेतक इज नाउ व्हाट, चेतक इज द मामा हो गए, है ना, अंकल हो गए। और उनकी बेटी चिल्लना इज द कजन हो गई। तो कजन की शादी जो है वो किससे हुई है, बिंबिसार से, ठीक है। तो ये इनका महावीर का, लॉर्ड महावीर का कनेक्शन था रॉयल फैमिली से। और थर्ड बात है, अब हम लोग बात करेंगे कि लॉर्ड महावीर की, लाइफ ऑफ लॉर्ड महावीर की, ठीक है, इनकी लाइफ के बारे में बात करते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट इंट्रोडक्शन में लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, लाइफ ऑफ महावीर। इसको हम लोग यहां पर इस स्लाइड पे ले लेते हैं, लाइफ ऑफ महावीर। आइए प्लीज इस हेडिंग में डाल दीजिएगा, लाइफ ऑफ महावीर। ये इंट्रोडक्शन में तीसरा वाला पार्ट हो गया, लाइफ ऑफ महावीर। चलिए इस पे भी यहां पर एक जल्दी से चार्ट बना लीजिए, लाइन बना लीजिए, ताकि हमको इनकी लाइफ के बारे में अच्छे से पता चल जाए, कोई भी इसमें इफ एंड बट ना रहे, हमारी सारी जो डाउट्स हैं मतलब वो बेसिक क्लियर होता है, ठीक है। तो इनकी जब बर्थ होता है तो इट इज 540 बीसी, सिंपल 540 बीसी बर्थ, ठीक है। बर्थ, लॉर्ड महावीर का बर्थ हो रहा है 540 बीसी में, ठीक है। देन अगर आप देखोगे रिनाउंड किया वर्ल्ड को 510 बीसी में, 510 बीसी में, 510 बीसी में वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, रिनाउंस्ड, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है 498 बीसी में, कैवल्य की प्राप्ति होना, कैवल्य इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, 498 बीसी में कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि लॉर्ड महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हो रही है। इसका मतलब जीना, सोल पे कॉन्कर कर लिया है, यही मतलब होता है कैवल्य की प्राप्ति का मतलब, ठीक है। यानी कि इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट नॉलेज, उनको परफेक्ट नॉलेज मिल गई है ना, उनको परफेक्ट नॉलेज मिल चुकी है, इसी चीज की तो खोज है। परफेक्ट नॉलेज कब मिली इनको, 498 में, इसको बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति, यानी कि जीना पे कॉन्कर कर लिया उन्होंने, ठीक है ना। इसी के बाद जो है उनको बोला जाने लगा महावीर, इसी के बाद उनको बोलते हैं हम लोग महावीर। एंड देन फाइनली यू विल फाइंड कि उनकी डेथ हो जाती है 468 बीसी में, ठीक है, 468 बीसी में उनकी डेथ होती है, डेथ हो जाती है। तो ये इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। डेथ होती है पावापुरी में, डेथ हो जा रही है कहां पर, पावापुरी में। ये बेसिक बातें जो हैं आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। देखो मेन क्या जैनिज्म का ना, उनकी थीम है, आपको सोल के बारे में यहां पर अच्छे से पता होना चाहिए था। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इसके बाद इनके डॉक्ट्रिन्स के बारे में। चलिए इनकी क्या क्या डॉक्ट्रिन्स हैं, प्लीज गिव द हेडिंग, डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। चलिए आइए जरा बात करते हैं, आइए जरा बात किया जाए, जब समझ आ जाए इसको। चलिए फर्स्ट पॉइंट, सारे पॉइंट्स को यहां पर नोट कर लेंगे, जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। पहली चीज तो यह है कि 5 रूल्स को फॉलो करना है। तो 5 रूल्स कौन कौन से हैं, आइए जरा देखेंगे, यहीं पर क्लियर हो जाएगा आपको सारी बातें। पहला पॉइंट कहा जा रहा है यस, फर्स्ट, ये 5 रूल्स हैं जैनिज्म को फॉलो कर, जैना को फॉलो करने। पहला अहिंसा, अहिंसा, देन अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस मत करिए, देन सत्य, सच बोलिए, अस्तेय, अस्तेय, चोरी मत करिए, देन उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह, एंड देन ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य,
ब्रह्मचार्य। ये 5 रूल्स को यहां पर फॉलो करने को बोला कि ये देखो कोड ऑफ कंडक्ट भी बुद्धिज्म में यही था और ऑलमोस्ट यही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य मतलब ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। ठीक है, अपरिग्रह यानी कि डू नॉट एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, डू नॉट एक्सेप्ट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। फिर उसके बाद अस्तेय, स्टील मत करिए, है ना, डू नॉट स्टील, डू नॉट स्टील, डू नॉट स्टील। फिर उसके बाद डू नॉट, सत्य मतलब डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई। और अहिंसा, नॉन वायलेंस, हाँ, नॉन वायलेंस मत करिए, है ना, डू नॉट कमिट वायलेंस, सॉरी कमिट, डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस मत करिए। ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो डॉक्ट्रिन का पार्ट बनते हैं जैनिज्म में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये मैं आपको ऑलरेडी यहां पर लिख चुका हूं, बी पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ अहिंसा। ये हम लोग ने अभी समझा, दैट इज यही बात थी जो ये लोग बोल रहे थे। इंपॉर्टेंस टू अहिंसा का मतलब नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। मतलब यहीं से बात आती है कि भाई एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करना है, ये सब बातें यहां पर आ जाती है, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। फिर सी पॉइंट, सी पॉइंट, ऑल ऑब्जेक्ट्स पोजेस सोल, सभी ऑब्जेक्ट्स के पास सोल होता है, सभी ऑब्जेक्ट्स के पास सोल होता है, ये इनका सेंट्रल थीम भी था, है ना। और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो एक्सपीरियंस सोल को होते हैं। दुनिया में कोई भी एक्सपीरियंस अगर हो रहा है तो वो सोल को हो रहा है। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, दिस इज डू नॉट, देखो अभी एक इंपॉर्टेंट बात है, डिड नॉट कंडेम द वर्णा सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं किया, उन्होंने वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया। मतलब क्या है, मतलब उन्होंने, भाई वर्णा सिस्टम क्या था, एक तरह से सोसाइटी के अंदर लेयर्स बन गई थी, क्लासिफिकेशन हो गया था, तो उन्होंने वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो इविल्स हैं वो हटाए जाए। उन्होंने कंडेम नहीं किया, कंडेम कर दो, खत्म करो, हम नहीं मानते हैं, बट दे सेड कि इविल्स शुड बी रिमूव्ड। ये बात यहां पर ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन इनकी हो गई, पॉइंट नंबर ई, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, ये बात आपको बता, ठीक है। डॉक्ट्रिन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि पहली 4 जो थी ना, ये फर्स्ट 4 जो है, ये वाली 1 2 3 4, ये पहले से थी और लॉर्ड महावीर ने इसको ऐड किया था, ठीक है, एडेड बाय लॉर्ड महावीर। 5th वन वाज एडेड बाय महावीर, 5th वन वाज एडेड बाय महावीर, ठीक है, इसको प्लीज नोट कर लिया जाए। आइए, तो बाकी सबका मतलब तो क्लियर ही हो रहा है, कंडेम नहीं किया वर्ण सिस्टम को, ये देख लिया, ये समझ में आ गया। अब आते हैं 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म के 3 ज्वेल्स हैं क्या, तो कैसे याद करना है, KFC से याद करना है। 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, इसको कैसे याद करना है भाई, KFC से याद करना है। कैसे, KFC, आगे देखें सर, KFC का मतलब क्या हो गया, क्या मतलब है सर KFC का, पहला पॉइंट नॉलेज, फेथ और कंडक्ट, KFC प्लीज नोट करिएगा इसको। पहला हो गया राइट, राइट फेथ, बी पॉइंट राइट नॉलेज, फिर लिखिएगा सी पॉइंट राइट कंडक्ट। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, KFC से याद कर लेना, KFC, ठीक है। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट फेथ क्या हो गया, सम्यक दर्शन, कॉल्ड एज सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। राइट नॉलेज क्या हो गया, राइट ज्ञान, सम्यक ज्ञान। देखो इसका मतलब क्या है समझो पहले, राइट दर्शन का मतलब क्या है, दैट यू बिलीव इन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर, आप लॉर्ड महावीर की टीचिंग में बिलीव करते हो। राइट फेथ का मतलब यू बिलीव इन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर, आप इनकी टीचिंग्स में क्या कर रहे हो, विश्वास रख रहे हो, ठीक है। फिर राइट नॉलेज मतलब
सम्यक ज्ञान होना। सम्यक ज्ञान होना मतलब दैट देयर इज नो गॉड एंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट विदाउट क्रिएटर। ये बात ध्यान रखिएगा, देयर इज नो गॉड। अब ये लोग गॉड को नहीं मान रहे, देयर इज नो गॉड, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड वर्ल्ड एग्जिस्ट्स विदाउट क्रिएटर। ये वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रही है बिना क्रिएटर, कोई क्रिएटर नहीं है इस वर्ल्ड का, ये एग्जिस्ट कर रही है अपने आप। राइट कंडक्ट यानी कि टू बिलीव इन द 5 वोज, टू बिलीव इन 5 वोज, 5 वोज इनमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये 5 वोज की जो बात हो रही है इनमें आपको विश्वास रखना है, ठीक है। तो ये हमारी यहां पर 3 ज्वेल्स हो गई, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जैना काउंसिल, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई तो जैना काउंसिल कहां कहां हुई, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए। फर्स्ट जैना काउंसिल कहां हुई थी, किसके उसमें हुई थी, किसने करवाई थी, और सेकंड जैना काउंसिल कहां हुई थी, किसने करवाई थी, ठीक है। ये बात आपको बताना है। चलिए अब आते हैं इसके हम स्प्रेड पे, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म। जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, सिंपल है, अगेन कुछ बहुत टफ नहीं है, बट आप मुझे मतलब बस लिख लीजिएगा, समझ लीजिए इसको, मतलब सिंपल चीजें, ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें। फर्स्ट पॉइंट, अब जाहिर सी बात है रॉयल पैटर्नेज होना जरूरी है, जब तक राजा महाराजा नहीं बताएंगे तब तक कैसे फैलेगा ये। तो पहला चीज तो पॉइंट लिखिएगा कैसे स्प्रेड हुआ। देखो ध्यान रखना कि जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, वहां फैला जहां पर ब्राह्मणिज्म वाज वीक, ठीक है। तो राइट, इट स्प्रेड टू प्लेसेस, इट स्प्रेड टू प्लेसेस वेयर ब्राह्मणिज्म वाज वीक। तो जहां ब्राह्मणिज्म वीक था वहां पर यह फैलता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने खूब फैलाया था उसको, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य वो अपने आखिरी दिनों को, अब क्या होता था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ये लास्ट ऑफ द डेज जो है ये जैनिज्म को मान लेते हैं और अपना आखिरी दिन जो है कर्नाटका के श्रवणबेलागोल में बिताते हैं, श्रवणबेलागोल में बिताते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इतनी लड़ाइयाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, तो एक आदमी ने कहा था कि भाई तुमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतने लोगों को यहाँ पर मारा है कि बहुत बड़ा फेमिन आएगा तुम्हारे मगध में। तो इस चीज को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य बड़े मूव्ड हो गए थे, मतलब शॉक्ड हो गए थे। तो फिर इस चीज का प्रायश्चित करने के लिए वो साउथ चले जाते हैं श्रवणबेलागोल और अपने लास्ट ऑफ द डेज को वहीं व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, ठीक है, एज जैनिज्म, ठीक है। तो यहां पर वो फेमिन भी आया, एज सेड फेमिन आया। तो फेमिन जब आया तो बहुत सारे ऐसे यहां पर जैनास थे, कुछ जो थे वो माइग्रेट कर गए, कुछ जो थे माइग्रेट नहीं किए, कुछ वहीं रह गए, कुछ साउथ चले गए। तो बेसिकली जो यहां पर माइग्रेट नहीं किए वो थे जो मगध में ही रह गए, जो मगध में ही रह गए वो अंडर स्थलबाहु, कहीं आपको स्थलभद्र देखने को मिलेगा, ठीक है, स्थलबाहु, स्थलभद्रा, ठीक है, कहीं आपको स्थलाभद्र स्थलबाहु ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लिख लीजिए इसको। तो जो वहीं रह गए, माइग्रेट नहीं किए, वो अंडर स्थलभद्र थे, ठीक है। और जो माइग्रेट कर गए वो अंडर भद्रबाहु कर गए। तो जो माइग्रेट करके साउथ चले गए वो, मतलब ये माइग्रेट कर गए थे, तो माइग्रेट किए अंडर भद्रबाहु। तो जाहिर सी बात है साउथ तक भी जो है वो क्या हुआ, हम समझ सकते हैं कि साउथ तक भी जैनिज्म फैला होगा, है ना। तो देखिए यहां पर इनको क्या बोला गया, इनको क्या बोला गया कि जो वहीं रह गए थे, दे वर बेसिकली वेर इन व्हाइट क्लॉथ पहनते थे, और इनको यहां पर कहा गया श्वेतांबर्स, श्वेतांबर्स। और ये लोग यहां पर इनको कहा गया दिगंबर्स, दे वर रेफर्ड टू एज दिगंबर्स। तो यहां पर जैनिज्म में देखिए 2 सेक्ट्स निकल के आ गए, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहां बहुत सारे जैन बसाडीज बनाए गए थे, जैन बसाडीज बनाए गए थे, यानी कि जैन के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, जैन के एस्टैब्लिशमेंट्स हो गए, जैन बसाडीज मतलब जैन के एस्टैब्लिशमेंट्स हो गए। और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं मॉन्ग्स रहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे आप देखोगे, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्ग्स जो हैं वो रहते हैं, मॉन्ग्स के एस्टैब्लिशमेंट हो गए थे, मॉन्ग्स के एस्टैब्लिशमेंट हो गए थे, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे कि जैनिज्म जो है वो यहाँ पर फैलता है, ठीक है, जैनिज्म यहाँ पर फैलता है। क्लियर हो गया, ठीक है,
ठीक है, अब आइए लास्ट ऑफ द थिंग्स जो यहां पर हम देखेंगे, और वो ये कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म, और कैसे फिर वो यहां पर क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। तो डिक्लाइन का रीजन भी मोरलेस जो बुद्धिज्म में देखा था वैसा ही होगा, कि जैनिज्म जो बातों को पहले बोल रहे थे वो बात से डेविएट हो गए, वही बातें आएंगी। ठीक है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस पहले मना करते थे वही करप्ट प्रैक्टिसेस वो करने लग गए थे। जैनिज्म में लॉर्ड महावीर की डेथ के बाद जो डिवीजन आ गया था, ठीक है, तो वो एक अलग एक रीजन बन गया था जैनिज्म के डिक्लाइन होने का, राइट। बट आप देखोगे कि जैनाज आज भी, मतलब डिक्लाइन सेंस आज भी चल रहे हैं वो, तो इसलिए हम डिक्लाइन को इतना फोकस नहीं करेंगे। आज भी देखोगे जैनिस डिक्लाइन नहीं हुए। बुद्धिस्ट आपको इंडिया में इतने नहीं मिलेंगे, जबकि बुद्धिस्ट उस वक्त बहुत इंपैक्ट डालते थे, राइट। आज की डेट में आप देखोगे जैनाज अभी भी आपको मिलेंगे इंडिया में, राइट। बुद्धिज्म अब इंडिया में नहीं मिलते हैं, आपको बहुत कम होंगे, बुद्धिस्ट मिलेंगे लेकिन जैन्स मिलेंगे। ठीक है, तो इतना डिक्लाइन पर हम फोकस नहीं करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत रीजन जो यहाँ जैनिज्म के डिक्लाइन का था वो हमें समझ में आ जाएगा अभी। चलिए, क्या यहाँ पर रीजन हो, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है इनके, जरा उसको भी यहाँ पर आइए लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल्दो हम चीजें लिख चुके हैं लेकिन बस नोट्स के एंगल से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। So they were the first to mitigate the evils of Varna system. First to mitigate the evils of Varna system. वर्ना सिस्टम के इविल्स को खत्म करने वाले ये पहले लोग हो गए। बी पॉइंट, अब ये जैसे कि हमने देखा था बुद्धिस्ट जो थे वो पाली लैंग्वेज बोलते थे, तो ये लोग जो है प्राकृत बोलते थे। प्राकृत वाज द अगेन लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, तो ये प्राकृत बोल रहे हैं जो कि लैंग्वेज है, जो कि लैंग्वेज है कॉमन पीपल की। तो जो भी यहाँ पर थ्योरी सिखाएंगे, जो बातें ये बोलेंगे, जो अपने प्रिंसिपल्स को स्प्रेड करेंगे, इस भाषा में करेंगे तो लोग उनकी बातों को समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पॉइंट नंबर सी, प्लीज नोट करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कि रीजनल लैंग्वेज और भी यहाँ से निकल के आई। जैसे प्राकृत लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज और निकल के आई। यहाँ पर कुछ रीजनल लैंग्वेज भी निकल के आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रौसेनी, श्रौसेनी। ठीक है, तो यहीं से आप देखोगे तो ये रीजनल लैंग्वेज भी जो है वो निकल के आने लगी, श्रौसेनी हो गई। ठीक है, तो ये भी हो गया। देन उसके बाद आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्लियर वो आइडल वर्शिप नहीं करते थे, बाद में आइडल वर्शिप होने लगी थी। तो अर्लियर आइडल वर्शिप पहले नहीं हो रही है, पहले आइडल वर्शिप नहीं हो रही है, लेकिन लेटर आइडल वर्शिप, IW लिख रहा हूं, वो हो रही है। ठीक है, तो एक तो ये चीज, मतलब ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी अ कंट्रीब्यूशन, बट ठीक है, मतलब ये फीचर्स की तरह समझ लो, यहाँ पर फीचर्स की तरह समझ लो, है ना, फीचर्स ऑफ जैनिज्म ऐसा देख लो यहाँ पर इसको। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो फीचर्स ऑफ जैनिज्म, ये भी आप कर सकते हो फीचर्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, पॉइंट नंबर डी पे आ जाइए, पॉइंट नंबर डी पे आ जाइए। एक पॉइंट और लिखिएगा कि भाई रिलीजियस टेक्स्ट जो थे इनके जैनिज्म के, रिलीजियस टेक्स्ट यू विल फाइंड रिटन इन अपराभ्रंशा लैंग्वेज। अच्छा, ये तो आप पहले इसको पहले लिख लीजिए, रिटन इन अर्धमगधी, अर्धमगधी, अर्धमगधी। ठीक है, और आप देखोगे कि इसको यहां पर कंपाइल किया गया था 6th सेंचुरी एडी में, कंपाइल बहुत बाद में किया गया, कंपाइल्ड इन 6th सेंचुरी एडी में जाके कंपाइल किया गया। अभी हम कहां पर हैं, हम BC में हैं, कहां, वलाभी गुजरात में, वलाभी गुजरात में। ये बात आपको यहां पता होना चाहिए। ठीक है, और जैना के जो अर्लीस्ट वर्क्स हैं वो अपभ्रंशा लैंग्वेज में है। जैनास के जो अर्लियर वर्क्स हैं, प्लीज नोट करिएगा, जैनास अर्लीस्ट वर्क्स वो किसमें है, अपभ्रंशा। ठीक है, प्लीज नोट किया जाए इसको, ये सब चीजें आपके लिए यहाँ पर थोड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक। देखो कुछ चीजें यहाँ पर डेफिनेटली ड्राई होती हैं बिकॉज ये सब फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन बस आपको इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको समझ में ये आ रहा है कि जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर कि सर ये बात समझ में आ गई कि ऋग्वेदिक पीरियड जब था, ये आपका लेटर वैदिक पीरियड था, तो उसमें हम देख रहे थे कि सर जो रिलीजन है वो वैदिक रिलीजन है, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है, उससे लोग परेशान थे। तो यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला हमको, है ना, क्षत्रिय का, वैश्य का, सबका। तो वही हम देखा कि दो रिलीजन निकल के आए, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और बुद्धिज्म रिलीजन क्या बोल रहा था, जैनिज्म क्या बोल रहा था, वो यहाँ पर हमने देखा। तो दे आर प्योर फैक्ट्स,
इसलिए आपको इतनी बातें यहाँ पर समझनी चाहिए। अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा महाजनपद का चैप्टर यहाँ पर होने वाला है। तो बेसिकली होपफुली आपको ये मतलब मेनली आपको ये बेसिक्स जो है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ हमारा ये आज का जो सेशन है दोस्तों वो भी यहाँ पर एंड होता है। हम लोग अब मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।